हे फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। वंस अगेन क्रॉनिक मीडिया की टीम आप सभी के लिए एक और नया ऑसम एनिमे लेके आ चुकी है। मैं जानता हूँ कि ये डायलॉग आप लोग हर एक वीडियो में सुनते रहते हैं, लेकिन इस वीडियो में एक और चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दरअसल हमारी क्रॉनिक मीडिया टीम का एक इंस्टाग्राम पेज भी है, जिसमें हम लोग बहुत पहले एक्टिव हुआ करते थे, लेकिन फॉलोवर्स की कमी होने की वजह से हम लोग ने वहाँ पे ज्यादा पोस्ट करना बंद कर दिया। इसलिए अगर आप सभी लोग को बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आता है अलग अलग टाइप के एनिमेस के फैक्ट्स वीडियो देखना, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग वहाँ अपना जो अचीवमेंट्स रहते हैं उनको भी शेयर करते हैं और हमारे वीडियो कहाँ तक पहुँच गया उसके बारे में भी बताते हैं। तो प्लीज वहाँ पे भी जाके फॉलो कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं एनिमे में। इस एनिमे की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि दो जो लोग रहते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं। उसमें से एक डीमन किंग होता है और दूसरा जो होता है वो हीरो होता है। दोनों जो रहते हैं वो एक ही तरीके के ताकतवर रहते हैं और उन दोनों की जो ताकत थी वो आपस में टकरा रही होती है, लेकिन किसी कारणवश एकदम कोइंसिडेंसली उन लोग का जो तलवार था वो आपस में एक ही साथ गड़ जाता है और उन दोनों की जो मौत थी वो साथ ही में हो जाती है। फिर हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर एक स्कूल में घूम रहा होता है जो की हीरोज को ट्रेन किया करता है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड लग रहा था, जिसका नाम ब्लेड था, और उसका जो सपना था वो था कि वो 100 दोस्त अपना इस स्कूल में किसी भी तरीके से बनाएगा। इसी चक्कर में वो चला जाता है 4 लोगों के पास, जहाँ पे उन्हें डायरेक्टली वो बोल देता है कि क्या तुम लोग मेरे दोस्त बनोगे। जिसपे वो लोग थोड़ा अजीब सा मुंह बनाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लंटली किसी ने भी उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन फिर भी वो लोग हाँ कह देते हैं। उतनी देर में वहाँ पे एक लाल बालों वाली चिड़चिड़ी सी लड़की आ जाती है, जिसका नाम अर्नेस्ट फ्लेमिंग होता है, और ये अपने क्लास की टॉपर के साथ साथ बहुत ही ताकतवर भी होती है, इसलिए इसके अंदर घमंड भी भरा हुआ रहता है। तो ये चारों लोग बोलते हैं कि तुम्हें उसके पास संभल के जाना चाहिए, और जैसा कि तुमने बताया कि तुम दोस्त बनाना चाहते हो, तो तुम इसे दोस्त बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि ये ताकतवर के साथ घमंडी भी है। लेकिन ब्लेड ऐसा नहीं सुनता है और सीधा उसी के पास चला जाता है और उसे डायरेक्टली बोल देता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। लेकिन जो अर्नेस्ट थी वो उसे बोलती है झाड़ते हुए कि तुम जैसे एकदम अजीब से लड़के से मैं बिल्कुल भी दोस्ती नहीं करूंगी, और तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो। वैसे भी हमारा जो स्कूल है वो बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस है, तो तुम जैसे अजीब से लोग का यहाँ पे कोई भी गुजारा नहीं है। इसी तरीके से वो लगातार उसे सुना रही होती है, जिसपे वो बोलती है ब्लेड को, क्या तुम मेरा बात सुन भी रहे हो। जिसपे ब्लेड बोलता है कि यार मुझे दरअसल यहाँ हेडमास्टर के पास जाना है, तो क्या तुम मुझे उसके ऑफिस में जाने के लिए हेल्प कर सकती हो। तो जो अर्नेस्ट रहती है वो मन में सोचती है कि हाँ, हेडमास्टर के पास जाके मैं इसकी कंप्लेन कर दूंगी, जिससे ये अभी के अभी स्कूल से बाहर चला जाएगा, इसलिए वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद ये दोनों जो रहते हैं वो हेडमास्टर के कमरे में पहुंच जाते हैं, लेकिन अर्नेस्ट को बहुत ही ज्यादा एकदम बड़ा झटका लगता है, क्योंकि हेडमास्टर के कमरे में हेडमास्टर की जगह किंग बैठे हुए रहते हैं। लेकिन जो ब्लेड था उसे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है इस चीज से, वो नॉर्मली खड़ा रहता है और अर्नेस्ट की फट चुकी होती है। वो झुकते हुए किंग को सलाम करती है और फिर ब्लेड को भी पकड़ के बोलती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, वो किंग है, उनके सामने थोड़ा रिस्पेक्ट शो करो। और फिर वो किंग से भी माफी मांगती है ब्लेड के हरकत के लिए। इसके बाद जो अर्नेस्ट थी वो किंग के साथ बहुत सारी जो बातें थी वो करने लग जाती है और बोल रही होती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे मौका मिलेगा आपको सामने से देखने का। उसे इस तरीके से बकवास करते हुए देख के जो किंग था वो भी इरिटेट हो जाता है और फिर वो बोलता है कि अर्नेस्ट, यहाँ पे मैं अभी तुमसे बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, क्या तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो। तो अर्नेस्ट का मुंह बन जाता है और वो गुनगुनाते हुए चली जाती है कि आखिरकार ये ब्लेड में क्या है, ये किसी से भी दोस्ती कर लेता है। फिर ब्लेड और किंग जब आमने सामने रहते हैं तो ब्लेड जो रहता है वो बिल्कुल भी एकदम अजीब सा रिएक्ट नहीं करता है, जिसपे किंग उसकी सच्चाई बताता है हमें कि असल में जो ब्लेड है वो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया जो हीरो था उसका ही रीइंकार्नेशन है। जिसमें किंग उसे बोलता है कि आप यहाँ पे इस दुनिया में आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपका जितना पहले शक्ति हुआ करता था उसे वापस लाना, जिससे आप फिर से उतनी ताकतवर बन सकते हैं। जिसपे जो ब्लेड था उसे मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, मुझे अभी ये जो जिंदगी है वो बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आ रही है, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत करना। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग एक एडवांस लेवल का ट्रेनिंग ग्राउंड देखते हैं इस स्कूल का, जहाँ पे जो अर्नेस्ट थी वो अपनी ट्रेनिंग करने का इंतजार कर रही थी। लेकिन अचानक से वहाँ ब्लेड आ जाता है और वो अर्नेस्ट को बोलता है कि हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिसपे अर्नेस्ट उसे बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये कोई मजाक की जगह नहीं है, ये असल में एडवांस लेवल का ट्रेनिंग ग्राउंड है और यहाँ सिर्फ मजबूत लोग ही आ सकते हैं। जिसपे ब्लेड जो रहता है वो अपना एडवांस लेवल का जो टैग उसे मिला
मिला था वो उसे दिखा देता है, जिससे अर्नेस्ट का मुंह बन जाता है और वो बोलती है कि ये पक्का तुमने किसी से चुराया ही होगा। लेकिन ब्लेड उसके बात को नजरअंदाज करता है और सीधा जितने भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे उन सभी से जाके दोस्ती करना शुरू कर देता है। जिस चीज को देख के अर्नेस्ट थोड़ा मुंह बनाती है कि ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब है। इरिटेट होते हुए जो अर्नेस्ट रहती है वो बोलती है ब्लेड से कि आखिरकार तुम सुन भी रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पुकार रही हूँ, जिस पे ब्लेड उसे बहुत ही अच्छे तरीके से टच करते हुए बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। तो अर्नेस्ट शर्मा जाती है और फिर गुस्से में वो एक स्लाइस दे मारती है, जिससे जो ब्लेड था वो अपनी एजिलिटी का यूज करते हुए बच जाता है और अर्नेस्ट शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने जो स्लाइस मारा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उतनी देर में वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जो कि बोलती है ब्लेड को कि अभी हमारा ट्रेनिंग करने का टाइम हो चुका है, तो हमें यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जो ब्लेड था वो उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती कर सकती हो और क्या मैं तुम्हारा नाम भी जान सकता हूँ, जिस पे वो लड़की बताती है कि ठीक है मेरा नाम सोफिटिया है। जो अर्नेस्ट थी वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि जो सोफिटिया थी वो थोड़ी इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की थी और वो किसी को भी अपना नाम नहीं बताती थी, लेकिन ब्लेड को उसने अपना नाम बता दिया। इसी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पे जो अर्नेस्ट थी वो ब्लेड को लेके आ जाती है, जहाँ वो एक शील्ड की तरफ दिखाते हुए उसे बोलती है कि इस शील्ड को अगर तुमने काट दिया अपने स्लाइस से तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम एडवांस लेवल के हो। तो जो ब्लेड था वो बोलता है कि ठीक है, वैसे तुम बता सकती हो कि कितना पावर लेवल की मुझे जरूरत होगी इसे करने के लिए। तो अर्नेस्ट उसे बोलती है कि तुम लेवल 2 नहीं लेवल 3 तक यहाँ पे अगर कर लोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसे काट दोगे। तो जो ब्लेड था वो अपने पावर को थोड़ा सप्रेस करता है और लेवल 3 तक लेके आता है और फिर उसके बाद जोरदार ड्रैगन स्ट्राइक दे मारता है। उसकी जो ताकत थी वो इतनी ज्यादा थी कि वो शील्ड तो छोड़ो, पीछे का जो दीवार था वो भी टूट जाता है और सारे जितने भी लोग वो एकदम शॉक्ड हो चुके होते हैं और कुछ लोग तो जो थे वो वेव से फिका भी चुके होते हैं, लेकिन सोफिटिया बिल्कुल भी नहीं फिकाई थी। फिर जो अर्नेस्ट थी वो भी मन में सोचती है कि आखिरकार ये गॉड लाइक पावर इस आदमी के पास कैसे है, लेकिन जो ब्लेड था वो तो अपने आप को अंडररेटेड रखना चाहता था, इसी वजह से वो बोलता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स नहीं है। ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग अर्नेस्ट को देखते हैं जो कि अपना खाना खा रही होती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी उसके साथ बैठा नहीं होता है। जो ब्लेड था वो इस चीज को नोटिस करता है और सीधा अर्नेस्ट के पास बैठ जाता है, जिससे अर्नेस्ट बोलती है कि हे तुम यहाँ पे आखिरकार बैठ क्यों रहे हो, ये मेरी प्राइवेट डेस्क है। जिस पे ब्लेड उसे बोलता है कि कोई तुम्हारे साथ बैठना क्यों नहीं चाहता, क्या तुम लोगों को बुली करती हो। जिस पे अर्नेस्ट बोलती है कि नहीं मैं बुली नहीं करती, लेकिन लोग पता नहीं क्यों मुझसे डरते हैं। फिर उसके बाद जो अर्नेस्ट थी थोड़ा एकदम ठंडा होती है दिमाग से और ब्लेड को सॉरी बोलती है कि उसने पहले ब्लेड को बहुत ही ज्यादा कमजोर समझा, लेकिन ब्लेड असल में ताकतवर है। जिस पर ब्लेड उसे बोलता है कि अरे नहीं मैं उतना भी कोई ताकतवर नहीं हूँ, वैसे मैं भी तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से यहाँ मैंने बहुत ही अच्छे दोस्त बना पाए हैं। जिस पे अर्नेस्ट बोलती है कि आखिरकार ऐसा कैसे है, मैं तो तुम्हारे कोई भी दोस्त बनाने में हेल्प नहीं की हूँ। जिस पे ब्लेड बोलता है कि अरे तुम भी तो मेरी दोस्त हो। तो अर्नेस्ट इस चीज को सुन के और भी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ अर्नेस्ट अपने कमरे में बैठे हुए इसी चीज के बारे में सोच रही थी कि किस तरीके से उसको इस जिंदगी में अपना एक दोस्त मिल चुका है। बात दरअसल ये थी कि जो अर्नेस्ट थी पहले बिल्कुल भी ऐसी नहीं हुआ करती थी, वो सबसे हंस खेल के बात किया करती थी, लेकिन उसके फैमिली की जो तलवार थी उसको पोजेस करने के बाद उसके अंदर एक ऐसा डीमन आ गया जो कि उसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर तो बनाया, साथ ही साथ उसको बहुत ही घमंडी भी बना दिया, जिसकी वजह से वो कभी भी दोस्ती नहीं कर पाई थी। और ऐसा होता है कि कभी कभी वो लड़ने लगती है तो उसके ऊपर वो जो डीमन था वो भी सवार हो जाता है और उसी चीज का फाइट भी हमें दिखाया जाता है अर्नेस्ट का, जहाँ पे वो जो डीमन था उसके ऊपर हावी हो रहा होता है। लेकिन किसी तरीके से जो अर्नेस्ट थी वो अपने ताकत को एकदम कंट्रोल कर लेती है और उस आदमी को जो जान जाने वाली थी उसे बचा लेती है। उस आदमी को हराने के बाद जो अर्नेस्ट थी वो सोफिया से लड़ती है और इन दोनों की भी लड़ाई बहुत ही घमासान होती है, लेकिन लास्ट में जो अर्नेस्ट थी एज यूजुअल सोफिया से जीत जाती है। फिर ब्लेड आता है अर्नेस्ट के सामने और उसे देखते हुए बोलता है कि क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहती हो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत खराब हो चुकी है। लेकिन जो अर्नेस्ट थी वो बोलती कि नहीं मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती है और एग्जॉस्ट होते हुए बेहोश हो जाती है। और जो ब्लेड था वो उसे गोदी में उठाते हुए सीधा मेडिक के पास ले आता है। जो मेडिक थी वो बोल रही होती है ब्लेड को कि देखो यहाँ जो अर्नेस्ट है उसकी जो बीमारी है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, मैं किसी को मरते हुए जिंदा भी कर सकती हूँ जैसे कि मैंने तुम्हें किया था, लेकिन इस लड़की की जो प्रॉब्लम है वो असल में ये है ही नहीं। दरअसल यहाँ पे इसे एक श्राप दिया गया है और वो मैं बिल्कुल भी नहीं हटा सकती। फिर थोड़ी देर बाद जो अर्नेस्ट थी वो उसे होश आ जाता है और वो होश में आते ही ब्लेड से पूछने लगती है कि क्या मैंने किसी को चोट पहुंचाया, और वो बहुत ही हड़बड़ाई हुई लग रही थी। तो जो ब्लेड था उसे शांत करवाता है और बोलता है कि नहीं तुमने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाया है। इसके बाद जो ब्लेड था वो अर्नेस्ट को कंधे में रखते हुए उस मेडिक से बाहर ले आता है। थोड़ा आगे आने के बाद जो अर्नेस्ट थी वो उसे छोड़ देती है और बोलती है कि ठीक है अब मैं बहुत ही अच्छी फील कर रही हूँ। इसके बाद हमें ब्लेड को दिखाया जाता है जो कि एक
अनजान सी जगह पे जाके बहुत सारे रोबोट्स को मारने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है अर्नेस्ट के जो तलवार है उसके बारे में, और उसे कुछ चीज जानने को मिलती है। फिर वो एक्साइटेड होते हुए अर्नेस्ट के पास आता है, जहाँ पे आते हुए वो बोलता है कि हे अर्नेस्ट, मैं तुम पे इंटरेस्टेड हूँ। और ये चीज अर्नेस्ट को थोड़ा उल्टा लगता है और वो शर्माते हुए बोलती है कि अरे इतना जल्दी, अभी तो हमने ज्यादा अच्छे से एक दूसरे को देखा भी नहीं है। तो जो ब्लेड था वो बोलता है कि अरे नहीं, यहाँ पे मैं तुम्हारे ब्लेड के बारे में सारी चीजें जान चुका हूँ, उसके अंदर कौन सा डीमन है और क्या है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको तुम्हारे लिए ठीक कर दूं। फिर हमें एक शांत जगह पे इन दोनों को बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे अर्नेस्ट ब्लेड को बोलती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, दरअसल मेरी जो तलवार है उसके अंदर एक डीमन है, और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि वो जो डीमन है वो मुझे बिल्कुल भी अपना मास्टर स्वीकार नहीं करता है। तो जो ब्लेड था वो बोलता है कि हाँ प्रॉब्लम यही है कि अगर वो तुम्हें मास्टर स्वीकार नहीं करेगा तो ये जो कर्स है वो तुम्हारे अंदर हमेशा लगा रहेगा। लेकिन यहाँ पे खुशखबरी ये है कि मैं इसे तुम्हारे लिए करने के लिए मदद कर सकता हूँ। अभी चलो तुम यहाँ पे और जाके उस डीमन को अपने सामने बुलाओ और उसे मास्टर बनाने के लिए कोशिश करो, और भरोसा रखो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा और तुम्हारे जो पावर है उसको बिल्कुल भी अनकंट्रोलेबल नहीं होने दूंगा। जिसपे जो अर्नेस्ट थी वो तैयार हो जाती है, और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो अर्नेस्ट है वो उस डीमन को बुलाने लगती है, और पीछे से जो ब्लेड था वो ये सारी चीजें देख रहा होता है। वो जो डीमन था जैसे ही सामने आता है अर्नेस्ट के, तो वो बहुत ही ज्यादा विशालकाय लग रहा होता है, और वो बोलता है अर्नेस्ट को कि तो तुम ह्यूमन अगर मुझे मास्टर एकदम अपने आप को बतवाना चाहती हो तो तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम उसके लिए वर्दी हो, जिसके लिए तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी, और अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छी तरीके से अपना मास्टर मान लूंगा। तो इस चीज को सुन के जो अर्नेस्ट थी वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। फिर जो अर्नेस्ट और वो डीमन रहता है उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। उनकी जो फाइट थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर तरीके से हो रही थी, जिसकी वजह से उस डीमन का जो छोटा सा अंश था वो भी बाहर निकल जाता है, और वो बाहर आते हुए बोल रहा होता है कि ये मैं अब फाइनली आजाद हो चुका हूँ, अब मैं दुनिया में जाके तबाही मचाऊंगा। लेकिन जो ब्लेड था उसकी पूरी बात सुनता भी नहीं है और एक ही मुक्के में उसे खत्म कर देता है, जिससे हमें ब्लेड की ताकत का अंदाजा लग सकता है। इसी तरीके से फाइट फाइनली खत्म हो जाती है, और जो अर्नेस्ट थी वो उस डीमन को हरा चुकी होती है, जिसकी वजह से अब वो उस डीमन पे फुल कंट्रोल पा चुकी होती है, और वो फिर बोल रही होती है ब्लेड को कि थैंक्स ब्लेड, ये मैं बिल्कुल भी तुम्हारे बिना नहीं कर पाती। इसी इंसिडेंट्स की वजह से जो अर्नेस्ट थी उसका पूरा का पूरा पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को ग्रीट करना भी शुरू कर चुकी होती है, जिससे सारे जो लोग थे उन्हें भी शॉकिंग लग रहा होता है कि आखिरकार जो अर्नेस्ट है वो इतनी पोलाइट कैसे हो गई। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन का सीन, जहाँ पे ये सारे लोग एज यूजुअल अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उतने ही देर में जो अर्नेस्ट रहती है वो आ जाती है ब्लेड के पास और उसे बोलती है कि हे तुम ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे हो, जिसपे ब्लेड उसे देखते हुए बोलता है कि अर्नेस्ट तुम आज मुझे कुछ अलग सी लग रही हो। तो अर्नेस्ट थोड़ा शर्मा जाती है और उसे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या अलग लग रहा है। तो ब्लेड ये चीज सोचने लग जाता है कि उतने ही में दूसरा जो लड़का रहता है वो उसे बोलता है उसके कान में कि हे देखो उसके जो बाल हैं वो थोड़े अलग लग रहे हैं। लेकिन उसकी बात को सुनने के बाद भी जो ब्लेड रहता है वो बोलता है मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो गुस्से में वो आदमी बहुत ही ज्यादा जो तलवार रहता है चलाना शुरू कर देता है ब्लेड के ऊपर, और ब्लेड सारे के सारे हथियार उसके डॉज कर रहा होता है, जिससे वो आदमी और भी ज्यादा एकदम इरिटेट हो रहा होता है और बोल रहा होता है कि यार तुम्हें आज तक उसको ये चीज ध्यान भी नहीं दिया कि उसने नए बाल बना के लाए हैं। और दूसरी तरफ जो अर्नेस्ट थी उससे तो एक चीज सही नहीं जाती है कि इतना अच्छा उसने बाल बनाया और ब्लेड ने उसे नोटिस ही नहीं किया। लेकिन फिर अर्नेस्ट अपने आप को संभालती है और बोलती है ब्लेड को कि चलो कोई बात नहीं, वैसे क्या तुम उस तरफ देख रहे हो जो सोफिटिया है वो असल में ट्रेनिंग कर रही है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज सी रिएक्ट करती है। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे थोड़ा बहुत बातचीत करके उसकी असलियत जान के लाओ। तो ब्लेड ऐसा ही करता है और डायरेक्टली सोफिया के पास चला जाता है, और उसके पास जाने के बाद वो सोफिया को बोलता है कि हे तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मेरे साथ यहाँ तलवारबाजी की ट्रेनिंग करना चाहोगी। जिसपे सोफिया उसे बोलती है कि क्या ये कोई ऑर्डर है। जिसपे ब्लेड बोलता है कि अरे नहीं, ये कोई मैं ऑर्डर नहीं दे रहा तुम्हें, अगर तुम्हारी मर्जी है तो तुम कर सकती हो। जिस चीज पे जो सोफिया थी वो तैयार हो जाती है, और फिर उसके बाद इन दोनों में थोड़ा बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिखाया जाता है, जिसमें सोफिया बहुत ही जल्दी तलवार चलाना भी सीख जाती है और एक के बाद एक बहुत सारे जो कवच रहते हैं उन सभी को काट के रख देती है। ये सब चीज करने के बाद जो सोफिया रहती है वो बोलती है ब्लेड को कि क्या मैं इतनी ताकतवर बन चुकी हो कि मैं अर्नेस्ट को हरा सकूं। जिसपे ब्लेड बोलता है कि आखिरकार तुम अर्नेस्ट को क्यों हराना चाहती हो। तो वो बोलती है कि अर्नेस्ट स्कूल में सबसे ताकतवर है इसलिए मैं उसे हराना चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि अभी तो तुम उतनी ताकतवर नहीं हुई हो, उसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा एकदम ट्रेनिंग करना पड़ेगा। जिसपे सोफिया थोड़ा सोचने लगती है और फिर अचानक से ही मौका मिलते ब्लेड के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे जो ब्लेड था वो जमीन पे एकदम गिर जाता है और उसके ऊपर सोफिया चढ़ी हुई रहती है। फिर जो ब्लेड था वो बोलता है कि हे क्या तुम हट सकती हो, मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा हूँ। तो सोफिया बोलती है कि अगर तुम्हारा ओपोनेंट हिल सकता है और तुम नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। जिसपे ब्लेड मानता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ब्लेड था वो किंग से बात कर रहा होता है और किंग उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारी जो नॉर्मल लाइफ है वो कैसी चल रही है। तो ब्लेड बोलता है कि मुझे बहुत ही मजा आ रहा है, मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं। तो जो किंग था वो उससे पूछता है कि कौन कौन तुम्हारे दोस्त आखिरकार बन गए हैं। तो एक एक करके ब्लेड सबका
सबका नाम बताता है और साथ ही साथ वो सोफी का भी नाम बताता है और बोलता है कि ये थोड़ी मिस्टीरियस लगती है मुझे। तो किंग उसे बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हें सोफी में इंटरेस्ट थोड़ा बहुत तो आएगा ही, क्योंकि असल में उसे तुम्हारे लिए ही कॉपी करने के लिए बनाया गया था। तो जो ब्लेड था वो शॉक्ड होता है इस चीज को सुन के और बोलता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो किंग बताता है कि दरअसल जब तुम चले गए थे तो सोफी को ऐसा प्रोग्राम किया गया था कि वो एक ग्रेट हीरो आगे चल के बन सके। दरअसल जो सोफी है वो असल में कोई इंसान नहीं है, एक रोबोट है। हमने एक बहुत ही तगड़ा प्रोजेक्ट रन किया था जिससे हम लोग एक ग्रेट हीरो बना सके, जिसमें से 12 जो टेस्ट सब्जेक्ट थे हमारे वो सारे फेल हो गए, उसमें से बस एक सोफी ही बच के निकल पाई। और इसके अंदर एक खास एबिलिटी है, ये तुरंत ही किसी के भी टेक्निक्स को कॉपी कर सकती है। इन सारी चीजों को सुन के जो ब्लेड था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि किस तरीके से इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया ताकि वो ग्रेट हीरो यानी कि उसकी तरह एक आदमी को बना पाए। तो जो किंग था वो उसे शांत रहने के लिए बोलता है और बताता है कि ये एक्सपेरिमेंट सोफिया के ऊपर उसने नहीं करवाया था। दरअसल उसने तो अब ये सारे एक्सपेरिमेंट बंद करवा दिए हैं और आखिरी जो सोफिया बची हुई थी उसको तो मैंने अडॉप्ट कर लिया था। और जब मैंने उससे बोला था कि तुम अपना जो लाइफ है वो फ्रीली जी सकती हो, तो उसका पहला वर्ड था कि क्या ये मेरा कमांड है। तो ब्लेड को बहुत ही बुरा लगता है इस चीज से कि जो सोफिया है उसने कभी नॉर्मल जिंदगी जी ही नहीं, इसलिए वो सोचता है मन में किसी भी तरीके से सोफिया को नॉर्मल जिंदगी देगा। लेकिन असल में ब्लेड को भी नहीं पता होता है कि नॉर्मल जिंदगी क्या होती है, क्योंकि पिछले जिंदगी में वो 3 साल से तलवारबाजी करना शुरू कर दिया था और उसने भी अपनी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी थी। तो ये चीज को जानने के लिए डायरेक्टली मेडिक के पास चला जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार नॉर्मल जिंदगी क्या होती है। तो मेडिक बोलती है कि अच्छा वो समय आ ही गया है कि मैं चीज तुम्हें समझाऊं। दरअसल नॉर्मल जिंदगी होता है यूथ। तो उसे यूथ के बारे में नहीं समझ में आता है तो वो चला जाता है दूसरे लड़के के पास और उसे यूथ का मतलब पूछता है। तो वो उसे बताता है कि यूथ का मतलब होता है प्यार। तो प्यार का भी मतलब समझ में नहीं आता है ब्लेड को और फिर वो लड़कियों के पास जाता है और उनसे पूछता है प्यार का मतलब क्या है, जिससे वो लोग शर्मा जाती है लेकिन फिर भी बताती है कि प्यार का मतलब होता है डेट पे जाना। तो डेट के पे जाना का मतलब पूछता है वो सीधा जाके अर्नेस्ट से और अर्नेस्ट शर्मा चुकी होती है कि आखिरकार यहाँ पे इतने जल्दी ब्लेड ये सब क्या पूछ रहा है उससे, लेकिन फिर भी वो बताती है कि डेट का मतलब होता है एक साथ कहीं घूमने जाना, साथ में खाना खाना और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करना। जो अर्नेस्ट रहती है उसे लग रहा होता है कि अभी जो ब्लेड है वो उसे ऑफर करेगा उसके साथ डेट पे चलने के लिए, लेकिन जो ब्लेड था इन सारी चीजों को सुन के तुरंत ही उसे थैंक्स बोलता है और बोलता है कि मैं डेट पे जा रहा हूँ। तो जो अर्नेस्ट थी उसका भांडा फूट जाता है थोड़ा और बोलती है कि आखिरकार तुम किसके साथ डेट पे जा रहे हो, लेकिन ब्लेड कुछ बताता नहीं है और सीधा दौड़ते दौड़ते लड़कियों के चेंजिंग रूम में पहुंच जाता है और वहाँ बिना नॉक किए अंदर घुस जाता है जहाँ पे लड़कियां कपड़े चेंज कर रही थी। लेकिन ब्लेड को ये सब चीज तो समझ में ही नहीं आती थी और वो सोफिया से डायरेक्ट बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी, जिस पे सोफिया बीइंग ऑनेस्ट वो बोलती है कि क्या ये कमांड है। तो ब्लेड बोलता है नहीं ये कमांड नहीं है लेकिन ये जरूरी है। तो सोफिया भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोफिया और ब्लेड डेट पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और जो अर्नेस्ट थी वो इनकी जासूसी कर रही होती है कुछ और लड़कियों के साथ मिलकर। जो ब्लेड और सोफिया थे उन्हें तो खुद ही नहीं पता था कि आखिरकार डेट पे करते क्या है। तो ये लोग एक किताब को रेफर कर रहे थे तो उसको ही फॉलो करते करते ये अपना पूरा दिन बिता रहे होते हैं, कभी हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं, कभी मछलियों को खाना खिला रहे होते हैं और हर जगह जो अर्नेस्ट और उसकी दोस्त थी वो इन सभी का पीछा कर रही होती है और अर्नेस्ट ना जाने क्यों बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। एक जगह पे हमें इन दोनों को शूटिंग की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग अपने ताकत से पूरा का पूरा शूटिंग एरिया ही तोड़ देते हैं और फिर वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। पीछे से जो अर्नेस्ट थी वो शूटिंग एरिया के मालिक से माफी मांगती है किस तरीके से उन्होंने उनके जो जगह थी उसको तोड़ दिया। फिर ये दोनों ऐसे कूद फान करते हुए हर जगह घूम रहे होते हैं और इन्हें थोड़ा बहुत मजा आ रहा होता है। एक जगह पे ये लोग एक साथ ही स्ट्रॉ से जूस पीना शुरू करते हैं और पता नहीं क्यों जूस पीते पीते ब्लेड की जो धड़कन थी वो थोड़ी तेज हो जाती है और इस फीलिंग के बारे में ब्लेड को पता ही नहीं होता है। दूर से जो अर्नेस्ट थी वो इन सारी चीजों को देख के बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रही थी और गुस्सा हो रही थी। तो उसे शांत करने के लिए उसकी जो दोनों दोस्त थी वो उसे आइसक्रीम खाने के लिए देते हैं। इसी के साथ पूरा दिन बीत जाता है और जो ब्लेड और सोफिया थे वो एक लेक के किनारे बैठे रहते हैं जहाँ पे ब्लेड उसे बोलता है कि मैंने सुना है कि ये लेक एक लेजेंडरी लेक है, जिस पे सोफिया बोलती है कि हाँ ये हो सकता है। वैसे आज तुमने जो भी किया मेरे साथ मैं सच में बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हूँ। वैसे मैं जान सकती हूँ कि तुमने इतना सब चीज मेरे लिए क्यों किया, जिस पे ब्लेड बोलता है कि क्योंकि हम लोग दोस्त हैं। तो सोफिया बोलती है अच्छा दोस्त ठीक है मैं इस चीज को मानती हूँ और आज से मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ, लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि दोस्तों के बीच में कोई भी सीक्रेट नहीं होता, इसलिए मैं भी तुम्हें अपना राज बताऊंगी और तुम भी मुझे अपना राज बताओगे। जिस पे ब्लेड थोड़ा हिचकता है लेकिन फिर वो तैयार हो जाता है। फिर एक एक करके जो सोफिया थी वो वही चीज बताने लग जाती है जो कि किंग ने हमें बताया था। साथ ही साथ वो ये चीज भी बताती है कि उसके पास 3 ऐसे ग्रेट हीरो के ताकत हैं जिन्हें वो सिर्फ 10 सेकंड के लिए यूज कर सकती है, क्योंकि उसे वो ताकतें कंट्रोल करने नहीं आती है, जिसमें से एक टाइम मैनिपुलेशन है और एक मैटर कंट्रोल है। तो इन सारी चीजों को सुन के जो ब्लेड था वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि जिस हीरो की वजह से तुम्हें ये गंदी जिंदगी जीनी पड़ी और ये सारे कर्स टेक्निक सीखनी पड़ी वो मैं ही हूँ वो ग्रेट हीरो जिससे तुम नफरत कर सकती हो। फिर जो ब्लेड रहता है वो ये चीज भी बताता है कि किस तरीके से उसे भी चूज करने का मौका नहीं मिला था कि वो आम जिंदगी बिता पाए और सारे जो लोग थे उसकी सहायता करने के बाद भी अगर उससे थोड़ी सी भी गलती हो जाती थी हो सके तो
अगर 10 लोग को बचाना था और 2 लोग मारे जाते तो लोग उसकी 8 अचीवमेंट्स को नहीं गिनते थे। वो जो 2 उसने गलती की थी उसकी वजह से उसे कोसा करते थे, जिस वजह से उसे अपनी वो जिंदगी भी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो लोगों के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करता था, लेकिन लोग उसे याद ही नहीं किया करते थे अच्छे कामों के लिए। और ये बोल के वो इस जिंदगी में भी रोना शुरू कर देता है और अपने आप को बहुत ही कोस रहा होता है। तो जो सोफिया थी वो उसके पास आती है और उसे कंसोल करती है और बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। सोफिया बोलती है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि मैंने जहाँ भी गई हूँ वहाँ मैंने बस तुम्हारी तारीफ ही सुनी है, कोई भी इंसान तुम्हारी बुराई नहीं करता है। उसी चीज को सुन के मैं भी इंस्पायर हुई हूँ कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी तरह बनूंगी। तो जो ब्लेड था वो थोड़ा शांति हो जाता है और खुश होते हुए उसे थैंक्स कहता है। फिर ये दोनों हाथ मिलाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि एक दूसरे का सीक्रेट ये किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं ब्लेड, अर्नेस्ट और सोफिया को जो कि आराम से खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे जो ब्लेड था वो लगातार प्लेट पे प्लेट एकदम घपकाया जा रहा था, जिसे ये लोग भी देख रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा एकदम खाना खाता है। उतने ही में जो अर्नेस्ट थी उसके ब्लेड के फेस पे ध्यान जाता है और वो बोलती है कि ब्लेड तुम्हारे फेस पे खाना लगा हुआ है। तो जो सोफिया थी वो अपना हैंकी लेती है और ब्लेड का मुंह पोंछ देती है, जिससे जो अर्नेस्ट थी वो गुस्सा हो जाती है जेलस होते हुए और बोलती है कि हे तुम आखिरकार ये क्या कर रही हो। तो सोफिया उसे बोलती है कि अरे तुमने ही तो कहा इसके मुंह पे खाना लगा हुआ है तो मैंने पोंछ दिया। फिर वहाँ पे 4 अलग अलग और लड़कियां आ जाती है और बोलती है कि क्या हम तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक के बाद एक वो लोग अपने ड्रेस को फ्लॉन्ट करने लग जाती है और पूछती है ब्लेड से कि आखिरकार वो कैसी लग रही है, जिसपे जो ब्लेड था वो बहुत ही नॉर्मल सा रिएक्शन देता है। तो उनका दिल ही टूट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक जो लड़का था वो बहुत ही ज्यादा उनकी तारीफ किए जा रहा था, लेकिन ये लोग उसे इग्नोर किए जा रहे थे। तो वो जो लड़का था वो बोलता है कि लेडीज मैं किसी एक का नहीं हूँ, मैं तुम सबका हूँ। तो इससे ये लोग चिढ़ जाते हैं। फिर जो अर्नेस्ट थी वो बताती है ब्लेड को कि ये जो 4 लड़कियां हैं वो भी हमारी तरह अब एडवांस लेवल में आ चुकी हैं, इनका प्रमोशन हो चुका है तो ये हमारे साथ ही रहेंगी। और फिर वो बताती है कि तुम सभी के सामने अभी आज हमें बीच से भी लड़वाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो सुन के ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाते हैं, क्योंकि जो लेजेंडरी बीस्ट होते हैं वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। लेकिन जो ब्लेड था वो तो इस चीज पे ध्यान ही नहीं देता है, वो आराम से अपना खाना एंजॉय कर रहा होता है कि उतनी ही देर में इन सभी को बहुत ही तेज तेज आवाज आनी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक खतरनाक सा जो बीस्ट था वो बहुत ही ज्यादा तगड़ी आवाजें निकाल रहा था। तो इस चीज से ब्लेड का ध्यान उधर चला जाता है। तो जो अर्नेस्ट थी उसे बोलती है कि तुम आखिरकार यहाँ पे उठ के देखना क्या चाह रहे हो। तो ब्लेड बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ कि आखिरकार ये लेजेंडरी बीस्ट होते क्या हैं। उतने में ही वहाँ पे वो जो बीस्ट था जो कि एक ड्रैगन था वो तोड़ते हुए गेट इन सभी के सामने आ जाता है। तो ब्लेड देखता है उसकी तरफ और उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है और फिर बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे आ गए हो तो क्या तुम मेरा हुक्म मान सकते हो, जल्द से जल्द बैठ जाओ। लेकिन वो जो ड्रैगन था उसका तो असल में इंटरेस्ट ब्लेड के हाथ में पड़े हुए खाने पे था। तो ब्लेड ये चीज समझ जाता है और आसमान में उड़ते हुए उसे एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिससे वो सीधा जमीन पे आके लगता है। सारे जितने भी लोग थे वो एकदम शॉक्ड हो चुके थे कि आखिरकार ब्लेड जो है उसने अपने बेयर हैंडेड से एक ड्रैगन को कैसे हरा दिया। फिर जो ब्लेड था उस ड्रैगन को वही जो कड़ी था वो खिला देता है, जिसे खा के वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। जो ब्लेड था उसे बोलता है मुझे लगा ही था कि तुम्हें ये खाना बहुत ही पसंद आएगा। लेकिन पीछे के लोग ये चीज समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये ब्लेड है तो है कौन। फिर जो ब्लेड था उन सारे लोगों के सामने मुड़ते हुए बोलता है कि यही ड्रैगन को तुम लोग डर रहे थे, मुझे तो लगता है कि ये अभी बच्चा ही है और इसे हराना तो बहुत ही आम बात होगी, है ना। लेकिन सारे लोग का रिएक्शन देख के वो समझ जाता है कि इस बार फिर से उसने अपना अटेंशन सारे लोगों के द्वारा डिटेक्ट करवा लिया है। तो वो थोड़ा पैनिक हो जाता है कि उतनी ही देर में पीछे जो ड्रैगन था वो चमकना शुरू हो जाता है और एक बच्ची में जाके तब्दील हो जाता है। तो ब्लेड जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि आखिरकार ये ड्रैगन गया तो गया कहाँ और यहाँ बच्ची कैसे आ गई। लेकिन वो जो ड्रैगन थी वो ब्लेड को देखते हुए अपना पापा बोलने लग जाती है और उस पे आके चिपक जाती है। जो ब्लेड था उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये क्या हुआ। तो जो अर्नेस्ट थी उसे बोलती है कि अरे ये जो ड्रैगन थी वही ये बच्चे का रूप ले लिया है। तो वो विश्वास नहीं करता है। तो सोफिया भी इस चीज को कंफर्म करती है, तब वो जाके विश्वास करता है। तो अर्नेस्ट इस चीज से भी चिढ़ जाती है कि उसे उस पे भरोसा नहीं है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ब्लेड अपने घर में आराम से उस ड्रैगन बेबी के साथ नहा रहा होता है, जहाँ पे उसने उसका नाम भी रख दिया होता है जो कि क्यू कोलेन होता है। जिसपे क्यू कोलेन बोलती है कि डैड आपने मेरा नाम ये क्यों रखा है। तो जो ब्लेड था वो उसे बताता है कि जो क्यू कोलेन था वो मेरे समय में एक लेजेंडरी नाइट हुआ करता था, जो कि अपने वादे का एकदम पक्का हुआ करता था और वो कभी भी अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं किया करता था। तो जो कू थी वो बोलती है कि अच्छा ये बात है, फिर तो मैं भी ऐसा ही करूंगी। फिर इन्हीं बातों के बीच में जो अर्नेस्ट रहती है वो बिना यहाँ पे नॉक किए अंदर घुस जाती है और वो ब्लेड को नहाते हुए देखती है। तो वो बोलती है कि अरे बता तो देते कि तुम नहा रहे हो। फिर जो अर्नेस्ट थी वो उसे बताती है कि तुमने जो ड्रैगन बेबी देखा है अभी, दरअसल यहाँ पे उसके पीछे का राज ये है कि अगर उसे कोई भी एंटिटी हरा देती है तो वो उसी एंटिटी का रूप ले लेती है और उसे अपना मास्टर बना लेती है।
लेती है और क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो तो इसीलिए तुमसे हारने के बाद उसने एक ह्यूमन फॉर्म ले लिया। ये सारी बातों को सुन के जो कू थी वो भी सामने आ जाती है, जिससे अर्नेस्ट ब्लेड को गलत समझ लेती है और उसे परवर्ट बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे लोग एज यूजुअल अपना खाना खा रहे होते हैं और जो कू थी वो बहुत ही ज्यादा पैम्पर्ड किया जा रही थी ब्लेड के द्वारा, जिससे अर्नेस्ट को थोड़ा बहुत जलन हो रहा होता है। और ये हर जगह जो अर्नेस्ट थी वो पता नहीं क्यों ब्लेड को देख के जली रही होती है, डायरेक्टली जाके बोल नहीं सकती है। जो ब्लेड था वो कू को खाना भी खिला रहा होता है, जिससे दूसरी जो लड़की थी वो भी कू को खाना खिलाने की कोशिश करती है, जिसपे कू उसे डांट देती है और बोलती है मैं कमजोर लोगों के हाथ से खाना नहीं खाती। और फिर उसके बाद वो डिमांड रखती है ब्लेड के सामने कि मैं चाहती हूँ कि डैड मुझे डेली पैम्पर करे और साथ ही साथ जो भी वो बड़ी लड़कियों को ताड़ते हैं वो छोड़ दें। तो अर्नेस्ट और जा बाकी सारी जितनी भी लड़कियां थी वो ये चीज को सुनती है तो बोलती है कि क्या ब्लेड ये भी करता है। ब्लेड उन्हें समझाते रह जाता है कि वो ये नहीं करता, लेकिन कोई उसकी बातें नहीं मानता। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जहाँ पे कोई भी ब्लेड से बात नहीं कर रहा होता है और वो उदास एक कोने में पड़ा हुआ होता है। ब्लेड को इतना उदास देख के कुछ लोग अर्नेस्ट से बोलते हैं कि आखिरकार ब्लेड वहाँ कोने में क्यों बैठा हुआ है, हम लोग उसे क्यों नहीं बुला लेते हैं। तो अर्नेस्ट बहुत ही गुस्से वाले रूप में बोलती है कि तुम जानते न हो कि उसने क्या किया है। दूसरी तरफ जो ब्लेड था उसके पास जो कू रहती है वो आ जाती है। उसे देखते हुए ब्लेड खुश होता है और बोलता है कि चलो कोई तो मिली जिसके साथ मैं ड्यूएल कर सकता हूँ। और फिर वो कू को बोलता है कि मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ, जिसपे जो कू थी वो बोलती है कि मैं लड़ाई तो नहीं करती हूँ, लेकिन मास्टर आप मुझे बोल रहे हैं तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। उतनी देर में यहाँ पे 4 लोग और आ जाते हैं जो कि ब्लेड से बातें करने लग जाते हैं कि हम भी तुमसे फाइट करना चाहते हैं और ब्लेड वहीं पे एंगेज हो जाता है। तो जो कू थी वो थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि ब्लेड उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। एक जगह पे जहाँ पे जो बच्चे थे वो ट्रेनिंग कर रहे थे तो कू उन्हें छुप के देखने लग जाती है और उसे कहीं ना कहीं इन सभी के साथ भी खेलने का मन था, जिसपे वो सारे कू को इनवाइट भी करते हैं, लेकिन कू बोल के चली जाती है कि मैं कमजोर लोगों के साथ नहीं खेलती। और फिर वो भागते हुए सीधा जाके ब्लेड से टकरा जाती है। जो ब्लेड था उसे देखता है तो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है, तुम थोड़ी मुझे उदास सी लग रही हो। तो जो कू थी वो इस चीज के लिए मना कर देती है और बोलती है कि नहीं नहीं मुझे तो बस भूख लगा हुआ है, क्या खाना तैयार है। तो ब्लेड बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हारी फेवरेट कड़ी तैयार करके रखी है। तो कू खुश हो जाती है और फिर उसके बाद खाना खा के अपना आराम से सो जाती है। जो ब्लेड था वो उसकी तरफ उसे सहला रहा होता है सोते समय और उसके बारे में कुछ सोच रहा होता है और उसे उसकी बहुत ही ज्यादा एकदम चिंता हो रही होती है। उसे सुलाने के बाद वो बाहर आ जाता है और फिर कुछ सोचने लग जाता है, जिसपे अर्नेस्ट भी आके उससे पूछती है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। तो ब्लेड उसे बताता है कि मुझे पता नहीं क्यों कू की बहुत ही चिंता हो रही है, वो कुछ न कुछ मुझसे छुपा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उसे कहीं ना कहीं दोस्त चाहिए, लेकिन वो सारे इतने भी कमजोर लोग हैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहती है, इसलिए उसे दोस्त बनाने में दिक्कत हो रही है। जिस चीज को सुनकर जो अर्नेस्ट थी वो बोलती है कि तुम इस चीज पे कुछ कर भी तो नहीं सकते हो। तो ब्लेड बोलता है कि हाँ लेकिन मैं बिल्कुल कू का ध्यान रखना चाहता हूँ और तुम भी जानती हो अर्नेस्ट कि आखिरकार अकेला रहना कैसा लगता है। जिसपे हाँ बोल के अर्नेस्ट वहाँ से चली जाती है। दूर से जो सोफी थी वो भी ये सारी चीजें सुन रही थी और वो बोलती है कि मुझे लगा ही था ब्लेड तुम कू का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखोगे। फिर हमें और भी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कू जो रहती है वो असल में अपने कमरे से निकलकर छत के ऊपर आ चुकी थी, जिसपे ब्लेड भी उसके बगल में बैठा हुआ था और दोनों चांद की तरफ देख रहे थे। तो ब्लेड उससे पूछता है कि आखिरकार तुम क्या देख रही हो, जिसपे कू उसे बोलती है कि देखो यहाँ पे जो चांद है उसके साथ एक छोटा चांद है और ये दोनों बाप बेटे की जोड़ी है और मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ कि आप भी हमेशा मेरे साथ रहें। जिसपे ब्लेड भी खुश होता है और उसे सहलाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर सुबह हो जाती है जहां हमें किंग का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम फ्रस्ट्रेट था इस स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करके। तो जो ब्लेड था वो भी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि आखिरकार तुम जानते हो कि ये जो कू है वो कहाँ चली गई। जिसपे किंग बोलता है कि हाँ कुछ देर पहले वो मेरे साथ थी, दरअसल मैं उसका जो सर था वो सहला रहा था और उसे प्यार कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे ये चीज पसंद नहीं आई और उसने इधर उधर सारे जितने भी पेपर्स थे उसे झटक के भाग जाना ही सही समझा, जिसकी वजह से मुझे दोबारा से ये सारे काम करने पड़े। तो जो ब्लेड था वो वहाँ से उठता है और बोलता है कि लगता है मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। फिर जो ब्लेड रहता है वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने चले जाता है कू को ढूंढने के लिए। जैसे ही वो गेट खोलता है तो वो देखता है कि जो कू है वो बहुत सारे जो डॉल्स हैं उन सभी के साथ खेल रही होती है और उसने उन सारी डॉल्स का नाम रियल जिंदगी में जितने भी लोग यहाँ ब्लेड के दोस्त हैं उनके ऊपर रखा होता है। और कुछ कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनका नाम ब्लेड तक को नहीं पता होता है, लेकिन कू ने उन सभी का नाम रखा हुआ होता है और उन सभी को अपने दोस्त बुला रही होती है। उसने करीबन 108 डॉल्स को नाम देके रखा होता है और बोल रही होती है कि अब मेरे दोस्त बहुत ही ज्यादा बन चुके हैं। ब्लेड ये सारी चीजों को देख के उदास हो जाता है और फिर कुछ समय बाद अर्नेस्ट के पास आके ये सारी चीजें बताता है कि किस तरीके से जो कू है वो दोस्ती करना चाहती है लोगों से, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा कर नहीं पा रही है। इस चीज को सुन के जो अर्नेस्ट थी उसे आइडिया देती है कि ऐसा क्या होगा अगर हम सारे लोग मिलके उसे हरा दे तो इसके बाद तो वो हमसे दोस्ती कर पाएगी। जिसपे जो ब्लेड था वो बोलता है कि मैं तुम्हें इस चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता। तो अर्नेस्ट बोलती है कि नहीं, तुमने
तुमने एक बार मेरी मदद की है तो प्लीज मुझे अपनी मदद करने के लिए नहीं रोको। जिसपे जो ब्लेड था वो फाइनली इस चीज को करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें अगला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अर्नेस्ट और ब्लेड थे वो ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ साथ में आ रहे होते हैं। तो जितने भी लोग वहाँ खड़े थे तो वो इन दोनों को साथ में आते हुए देखते हुए बोलते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और क्या ये लड़का वही है जिसने कल एक ही हाथ में उस ड्रैगन को हरा दिया था। फिर जो ब्लेड था वो इन सभी के सामने आके बोलता है कि आप सभी को याद है मेरे साथ एक ड्रैगन रहती है जिसका नाम कू है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी साथ में मिलके उस ड्रैगन को हरा दे। और वो उन सभी के सामने नील डाउन कर जाता है। उसे इस तरीके से रिक्वेस्ट करते देख के सारे लोग बोलते हैं कि अरे तुम ऐसा रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो। उतनी देर में जो अर्नेस्ट थी वो भी झुक जाती है उनके सामने, जिससे वो लोग और भी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। एक एक करके ब्लेड के जितने भी दोस्त थे वो सभी झुक के इन सभी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तो ये सारे लोग बोलते हैं कि हमने मना कब किया, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। इसी के साथ यहाँ पे जो कू रहती है वो अपने ड्रैगन अवतार पे आ चुकी होती है और जितने भी लोग रहते हैं अर्नेस्ट के साथ लड़ने के लिए तैयार हो चुके होते हैं कू से। फिर जो अर्नेस्ट थी उन सभी को कमांड देती है कि हमें अच्छी तरीके से कू से लड़ना है और इन सारे लड़ाई को देखने के लिए जो किंग था वो भी आया हुआ होता है और वो बहुत ही एंजॉय कर रहा होता है कि बहुत समय बाद उसे इतना अच्छा जंग देखने को मिलेगा। फिर जो ब्लेड था वो कू को बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी तरीके से लड़ो। इसी के साथ इन सभी के बीच में जंग का आगाज हो जाता है। अगर आप लोग को हमारा ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दे और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पे अगर बहुत ज्यादा आप लोग जैसे फॉलोअर्स हो जाएंगे तो हम लोग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो अपलोड करेंगे। साथ ही साथ आप लोग मुझसे डायरेक्टली मैसेज करके बात भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं थोड़ा एक्टिव भी रहता हूँ। जो अर्नेस्ट थी अपने सारे साथियों को बोलती है कि एक साथ वो कू के ऊपर हमला करे, लेकिन जो कू थी वो एक अपने पूंछ के अटैक से ही उन सभी को दूर फेंक के रख देती है। जो ब्लेड था वो इस अटैक को देख के सारे लोग को मोटिवेट करने लग जाता है कि वो लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। जिसपे जो अर्नेस्ट थी अपने तलवार से अटैक करने के लिए कू की तरफ बढ़ती है और इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत बैक एंड फोर्थ होता है। जो लड़ाई था वो बहुत ही खतरनाक चल रहा था और बहुत सारे जो लोग थे वो घायल भी हो रहे थे क्योंकि जो कू थी वो उन सभी से संभाल ही नहीं रही थी। जो कू थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम इस लड़ाई में गुस्सा हो चुकी थी और वो अपने आग से सभी लोग को एकदम जलाना शुरू कर देती है। इस चीज को देख के जो अर्नेस्ट थी वो सोफिया को इशारा करती है कि यही सही समय है। जिसपे जो सोफिया थी वो उड़ते हुए एक जोरदार जो मुक्का था वो कू के मुंह पे दे मारती है और फिर मौका देखती है जो अर्नेस्ट थी वो अपने फायर ब्लास्ट जो रहता है तलवार से वो भी कू के ऊपर कर देती है। इस अटैक को देख के जो किंग था वो बोलता है कि चलो कुछ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन अभी भी नहीं लगता कि जो कू हारेगी। जिसपे ब्लेड बोलता है कि आप नीचे जाके देखो, यहाँ पे जो कू है उसके पैर जमीन पे धंसने लग गए हैं। तो किंग बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इस तरीके का ट्रिक खेलोगे। जिसपे ब्लेड बोलता है कि नहीं, हमने ट्रिक नहीं खेला है, ये जो लड़ाई है उसी का पार्ट है। फिर जो कू थी वो इनके गड्ढे में पूरी तरीके से गिर चुकी थी और लोग मौका मिलते ही उस पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जो कू थी अपने मुंह से आग उगल ही रही होती है। जो अर्नेस्ट थी वो अपने फ्लेम डीमन को बाहर बुलाती है और अटैक करने के लिए बोलती है कू के ऊपर। जिसपे वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसे अटैक करना पड़ता है कू पे। सारे लोगों से फंसने के बाद जो कू रहती है वो डिसाइड करती है कि वो पंख का यूज करेगी आसमान में उड़ने के लिए, और एक बार वो आसमान में चली गई तो ये लोग कभी भी उसे हरा नहीं पाएंगे। इसलिए जो अर्नेस्ट थी वो उसके ऊपर पहले से ही हमला कर देती है। इस हमले की वजह से जो कू थी वो आसमान में उड़ नहीं पाती है और मौका मिलते ही जो सोफिया थी वो उसके ऊपर एक जोरदार पंच दे मारती है, जिससे कू जमीन पे आके गिरती है। फिर जो अर्नेस्ट थी वो तैयार होती है अपना फाइनल अटैक करने के लिए और अपने फ्लेम डीमन को बोलती है कि तैयार हो जाओ, लेकिन उसका फ्लेम डीमन बोलता है कि अरे यार मुझे बख्श दो, मैं बहुत ही थक चुका हूँ। जिससे दूर से देख के किंग बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि इतने जाबाज से योद्धा इस स्कूल में पढ़ रहे होंगे। जिसपे ब्लेड बोलता है कि ये अकेले की बात नहीं है, तुम पीछे से देखो। जो अर्नेस्ट है उसको सारे जितने भी स्टूडेंट्स है वो अपनी शक्ति दे रहे हैं। उन शक्तियों को मिलने के बाद जो अर्नेस्ट थी बहुत ही बड़ा फायर बॉल क्रिएट करती है और सीधा कू की तरफ दे मारती है, जिससे कू भी बहुत ही ज्यादा एकदम डर चुकी होती है। फिर हमें जोरदार एकदम ब्लास्ट दिखाता है। उसके बाद हमें कू का जो इंसानी रूप रहता है वो दिखाया जाता है, जो कि बुरी तरीके से एकदम मार खा चुकी थी और थकने के वजह से उसका जो मुंह था वो भी खुल गया था। जितने भी लोग थे वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम थक चुके थे, लेकिन उन्हें खुशी थी इस बात की कि उन्होंने कू को हरा दिया। फिर जो ब्लेड था वहाँ आ जाता है और कू को बोलता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, यहाँ जो इंसान थे वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अब तुम इन सभी से दोस्ती कर सकती हो। जिसपे जो कू थी फिर भी थोड़ा एरोगेंटली बोल रही होती है कि क्या तुम लोग मुझसे दोस्ती करोगे। जिसपे ब्लेड उसके सर पे टपली देता है और बोलता है कि अच्छे से बोलो। जिसपे कू रोते रोते उन सभी से रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद सारे लोग तैयार हो जाते हैं उससे दोस्ती करने के लिए। फिर हमें डे टू डे टास्क दिखाया जाता है इन लोग का, जिसमें जो कू थी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही होती है इन सारे लोग से दोस्ती करके। जितने भी लोग थे वो कू को खाना खिला के
और भी ज्यादा एकदम एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि कू उन्हें क्यूट लग रही होती है। इसी खाना खाते हुए बीच जो ब्लेड रहता है वो एक चीज नोटिस करता है कि जो अर्नेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा एकदम मोटी हो चुकी है। तो वो बोलता है कि तुम कुछ अलग नहीं लग रही हो। जिस चीज को सुन के सारे जो लोग थे वो थोड़े डर जाते हैं और बोलते हैं कि ये पागल है क्या, ये लड़की को डायरेक्टली ऐसे कैसे बोल सकता है। और वो सारे लोग कंसोल करने लग जाते हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं लग रही हो, ये जो ब्लेड है उसके चश्मे का नंबर बढ़ गया है। लेकिन फिर भी ब्लेड मुंहफट बन के बोलता है कि अरे नहीं तुम लोग पागल हो क्या, देखो ध्यान से ये कितनी ज्यादा एकदम मोटी हो गई है। इन सारी चीजों को सुन के जो अर्नेस्ट थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम रोना शुरू कर देती है और यहाँ से रोते रोते एकदम भाग जाती है। फिर हमें ब्लेड दिखाया जाता है जो कि बहुत ही उदास बैठा हुआ होता है क्योंकि 3 दिन बीत चुके होते हैं और अर्नेस्ट कमरे से निकली ही नहीं होती है। और ब्लेड को ये गिल्ट लग रहा होता है कि उसकी वजह से अर्नेस्ट और उसकी दोस्ती अब टूटने को आ गई है। तो सारे लोग उसे समझाते हैं कि हमें कुछ न कुछ करके अर्नेस्ट के पास जाना होगा और उसे समझाना होगा कि तुम्हारी जो दोस्ती है वो इससे बहुत ही परे है। जिसपे जो ब्लेड था वो तैयार हो जाता है और बोलता है कि ठीक है हम लोग चलते हैं। और चौथे दिन में ये लोग उसके कमरे के पास पहुंचते हैं तो फिर भी वो गेट नहीं खोल रही होती है, जिसपे कुछ लड़कियां कील होल का यूज करती है और उसका जो ताला था उसे तोड़ देती है। जिसके बाद ये लोग अंदर जैसे ही घुसते हैं तो वो देखते हैं कि जो अर्नेस्ट है वो असल में कुछ नहीं कर रही थी, इतने दिनों से वो और भी ज्यादा एकदम खाए जा रही थी। जिसे देख के जो कू थी वो उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि मेरे साथ भी थोड़ा बहुत शेयर करो। जो अर्नेस्ट रहती है वो इन सभी को बताती है कि दरअसल यहाँ पे जब से मैंने कू को हराया है तब से मुझे भूख लगातार लगते जा रहा है और मुझे ये नहीं पता था कि दुनिया में इतनी ज्यादा टेस्टी टेस्टी पेस्ट्रीज भी होती हैं, जिसकी वजह से मैं खाते ही जा रही हूँ और मोटाते जा रही हूँ। तो जो ब्लेड था वो इस चीज को सुनता है और बोलता है कि क्या हमारी दोस्ती अब टूट गई है। तो अर्नेस्ट बोलती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ब्लेड खुश होते हुए यहाँ से बाहर जाने लगता है, जिसपे जो दोनों लड़की थी उसे रोकती है और बोलती है कि बेवकूफ जाके उसे संभालो। तो जो ब्लेड था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो उसे कैसे संभाले। उतनी देर में वहाँ पे जो लियोनार्ड रहता है वो आ जाता है और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि तुम जैसी भी हो जैसी भी रहोगी मैं तुम्हें हमेशा उसी नजर से देखूंगा। जिसपे अर्नेस्ट उसे जोरदार मुक्का दे मारती है और वो दूर जाके गिरता है। फिर जो ब्लेड था वो आता है अर्नेस्ट के पास और उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपना ये जो शरीर है अभी इस हालात में बिल्कुल भी पसंद नहीं और तुम फिट होना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारे दोस्त होने के नाते पतला होने में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। जिस चीज को सुन के जो अर्नेस्ट थी वो खुश हो जाती है और बोलती है कि ठीक है अब हम सब साथ मिलके ट्रेनिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ब्लेड है और कू है वो दौड़ रहे होते हैं और पीछे से जो अर्नेस्ट थी वो भी दौड़ रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम थक चुकी होती है। इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग एक्सरसाइज जो ब्लेड और कू थे वो अर्नेस्ट से करवाते हैं। लेकिन सोने पे सुहागा ये रहता है कि इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करने के बावजूद यहाँ जो खाने में अर्नेस्ट को मिलता है वो बहुत ही कम चीज होती है। उसे देख के जो अर्नेस्ट थी वो बोलती है कि अरे इतने खाने में मेरा क्या होगा, मुझे तो बहुत ही भूख लगती है। जिसपे जो लड़कियां रहती है वो उसे बोलती है कि आज के खाने में तुम्हें बस इतना ही मिलने वाला है। फिर जो अर्नेस्ट थी वो सोना बात लेने के लिए चली जाती है ताकि उसका थोड़ा सा वजन है वो कम हो जाए। और वो जैसे ही सोना बात लेके बाहर निकलती है तो लड़कियां वेइंग मेजर लेने के लिए तैयार रहती है और बोलती है कि इस पे चढ़ो, देखते हैं कि तुम्हारा आखिरकार वजन कितना बढ़ गया है। और वो जैसे ही उस वेइंग स्केल पे चढ़ती है तो वो वही टूट जाता है, जिससे अर्नेस्ट और भी परेशान होती है और बोलती है कि कहीं मैं बहुत ही ज्यादा तो मोटी नहीं हो गई। अर्नेस्ट को इतना ज्यादा चिल्लाते हुए देख के जो ब्लेड था वो लड़कियों के बाथिंग एरिया में झांकता है और बोलता है कि आखिरकार यहाँ पे अर्नेस्ट को हो क्या गया है। उसके बाद उसे एक टब पड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर जो सारी लड़कियां रहती है वो अर्नेस्ट को बोलती है कि तुम्हें अपना वजन कम करने के लिए तुम्हारा जो कैलोरीज है उसे एकदम आधा करना होगा। जिसपे अर्नेस्ट को कुछ दिमाग में आइडिया आता है और फिर वो अगले दिन ब्लेड को चैलेंज करती है उससे तलवारबाजी करने के लिए। फिर वो बोलती है कि अगर मैंने वजन कम कर लिया तो क्या तुम मुझे ये तारीफ करोगे। जिसपे ब्लेड जो था वो हाँ कहता है। तो अर्नेस्ट और भी मोटिवेट हो जाती है और वहाँ पे अपना जो फायर डीमन रहता है उसको समन करती है। वो फायर डीमन को बोलती है कि जल्दी से यहाँ पे आओ और जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा कैलोरीज है उन सभी को लेके चले जाओ। जिसके बाद उसके चारों तरफ जो आग थी वो पूरी तरीके से भर जाती है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम तगड़ी आग थी जिसका इम्पैक्ट ब्लेड और बाकी सारे लोगों पे भी पड़ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जो अर्नेस्ट का रूप था वो पूरी तरीके से एकदम फायर डीमन में तब्दील हो गया था और वो जो फायर डीमन था वो बोल रहा होता है कि फाइनली जो अर्नेस्ट है उसने मेरी जो शक्ति थी उसको कबूल कर लिया है और उसका जो बॉडी का कंट्रोल है वो मेरे ऊपर आ चुका है। जिसपे जो अर्नेस्ट थी उसे बोलती है कि बेवकूफ जैसी बातें बिल्कुल भी मत करो, यहाँ पे मैंने तुम्हारी शक्तियों का यूज वजन कम करने के लिए किया है। जिसपे वो जो डीमन था उसे कुछ समझ में नहीं आता है और वो बोलता है कि दरअसल तुमने जो पिछली बार मेरी शक्तियों का यूज किया था बहुत ही ज्यादा, जिसकी वजह से तुम्हारा भूख बहुत ही बढ़ गया है। फिर वो ये चीज भी बताता है कि अगर वो फायर डीमन की मैक्स चीज यूज करना चाहती है तो उसे 1 घंटे में 1 मिलियन कैलोरीज खाना होगा। ये चीज को सुन के जो अर्नेस्ट थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि इसका मतलब है कि तुम्हारी शक्ति को यूज करने के लिए मुझे बहुत ही
बाकी सारी चीजें खाने को मिलेंगी। इसके बाद जो अर्नेस्ट थी वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होते हुए वो बोल रही होती है कि मुझे सच में बहुत ही ज्यादा भूख लगा हुआ है, मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। लेकिन थोड़ी देर में फिर से वो होश में आती है और इन सभी की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम सभी बहुत ही डिलीशियस लग रहे हो, मैं तुम्हें खाऊंगी। और वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम डिमोनिक लग रही थी। इस चीज को देख के ब्लेड तुरंत ही अपना जो तलवार रहता है उसमें ड्रैगन सीरीज विंड फॉर्म को एक्टिवेट करता है और एक तगड़ा सा जो विंड ब्लास्ट रहता है वो अर्नेस्ट की तरफ फेंकता है। जिसके बाद जो अर्नेस्ट थी उसका पूरा का पूरा जो आग था वो बुझ जाता है और वो नॉर्मल हो जाती है। लेकिन इस बार जो अर्नेस्ट था उसका वजन कम हो चुका था, तो ब्लेड उसे बोलता है कि कांग्रेचुलेशंस, तुमने वजन कम कर लिया है। और अर्नेस्ट खुश हो चुकी थी। लेकिन नेक्स्ट सीन में जो अर्नेस्ट थी उसे दिखाया जाता है कि उसने फिर से दोबारा बहुत ही ज्यादा एकदम खाना शुरू कर दिया है और वो बोलती है ब्लेड को कि अब तो बहुत ही नॉर्मल हो गया है ना यार, मैं कभी भी डीमन का यूज करते हुए अपना वजन कम कर सकती हूँ, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। और पीछे से जो कू थी वो भी उस खाने को एंजॉय कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग ब्लेड को देखते हैं जो कि असल में मेडिक के पास बैठा हुआ रहता है। वहाँ पे जो मेडिक थी वो उसे बोलती है कि बहुत ही अच्छी एक खुशखबरी है, अभी तक तुम्हारा जो शरीर है वो तुम्हारे असली पावर लेवल का 30% यूज करने के लिए केपेबल हो चुका है। तो इस चीज को सुन के ब्लेड खुश हो जाता है और बोलता है इसका मतलब मैं ताकतवर हो रहा हूँ। जिस पे वो बोलती है कि नहीं, ये कम्प्लीटली खुश होने वाली बात नहीं है, 30% से ऊपर तुम थोड़ा सा भी अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर सकते हो, वरना तुम यहीं पे मारे जाओगे। इस तरीके से धमकी को सुन के जो ब्लेड था वो थोड़ा निराश होता है और फिर बाहर आ जाता है। बाहर वो जैसे ही आता है तो देखता है कि जो क्लेयर है वो एक लड़की को उसके पास लेके आई हुई होती है, जिसे जो ब्लेड था वो पहचान लेता है और बोलता है कि हे, तुम तो वही लड़की हो ना जो कि कू से लड़ रही थी तो इधर उधर गिरते जा रही थी और तुमको तो बिल्कुल भी लड़ने नहीं आ रहा था। इन सारी बेइज्जती को सुन के जो वो लड़की थी उसका तो मुंह ही बन जाता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि ब्लेड लगातार उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा है। फिर लास्ट में जो ब्लेड था वो और भी बेइज्जती करता है उसकी, ये बोल के कि अरे यार, उन लोगों को क्या कहते हैं जो कुछ नहीं कर पाते हैं, हाँ, कामचोर। तो उसके ऊपर सीधा एक 10 टन का जो मेटल था वो जाके गिर जाता है, जिसपे क्लियर बोलती है ब्लेड को, अरे यार तुम इसकी बात तो सुन लो, तुम तो लगातार बेइज्जती किए जा रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग उस लड़की को सारे लोगों के साथ बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे वो बताती है ब्लेड को कि मैं दरअसल चाहती हूँ कि तुम मेरे अंदर का जो डीमन है वो उसे मार दो। जिस चीज को सुनकर जो ब्लेड था वो एक ही बार में हाँ कह देता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं उसे मार दूंगा। तो जो लड़की थी वो अपना नाम भी बताती है कि उसका नाम मारिया है। दरअसल यहाँ पे वो हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन है और कभी कभी उसके अंदर का जो डीमन है वो एकदम अनकंट्रोलेबल हो जाता है, जिसके कारण से वो कुछ न कुछ नुकसान कर देती है। इसलिए वो चाहती है कि उसके अंदर का डीमन मारा जाए। वो ये चीज भी बोलती है कि मैं तुम सभी को बिल्कुल भी एकदम मुसीबत में नहीं डालना चाहती और ना ही मैं परेशान करना चाहती हूँ। तो अगर तुम लोग को जरा सा भी इस चीज पे शक है कि तुम लोग मेरा मदद नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी ना कह देना। जिसपे जो ब्लेड था वो उसे बोलता है, कह रहे तुम टेंशन मत लो, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा एकदम आम बात है। और ब्लेड के साथ सारे जितने भी लोग थे वो भी इस चीज में हामी भरते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले जो अर्नेस्ट थी उसकी भी मदद की थी, साथ ही साथ कू की भी मदद की थी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि इन सारे लोगों ने तैयारी कर ली होती है मारिया के अंदर से डीमन को निकालने की। और फाइटिंग की जगह पे इन लोगों ने जो इनके स्कूल के द्वारा प्रोवाइड की गई बैरियर होती है उसे भी एक्टिवेट कर दिया होता है। लेकिन फिर भी जो मारिया थी वो थोड़ा बहुत एकदम शक में थी कि वो ये चीज कर पाएगी भी कि नहीं। और ब्लेड जो था वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम अपनी जितनी भी फुल पावर है उसको यहाँ अनलीश करो, मैं उसे संभाल लूंगा। फिर भी वो उसका संकोच करते हुए देख के जो अर्नेस्ट थी वो उसे समझाती है, ये चीज मेरे साथ भी पहले हो चुकी है और जो ब्लेड है उसी ने मुझे बचाया था, इसलिए तुम ब्लेड पे पूरा भरोसा रख सकती हो। इन सारी बातों को सुन के जो मारिया थी थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाती है और वो एक एक करके अपने जितने भी ऑर्नामेंट्स उसने पहने हुए थे अपने डीमन को सप्रेस करने के लिए उन्हें खोलने लग जाती है। उन सारे जो ऑर्नामेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम भारी थे और जैसे ही वो लास्ट में जो लॉकेट था मेन उसको खोलती है तो वो पूरी तरीके से एकदम डीमन में तब्दील हो जाती है। और उसकी डीमन जैसे ही उसको कब्जा करती है तो वो गुस्से में होती है और उड़ जाती है आसमान में और बोलती है कि किसने हिम्मत की मेरी सारी शक्तियों को यहाँ वापस लेके आने की। जो ब्लेड था वो उसके ऑरा को डिटेक्ट कर सकता था और बोल रहा था कि ये जो डीमन है वो कोई आम नहीं है। मौका मिलते ही जो अर्नेस्ट थी वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाती है और फिर उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, लेकिन वो डीमन एक ही झटके में अर्नेस्ट को दूर फेंक देती है। साथ ही साथ जो दूसरा लड़का था वो भी उस पर ट्राई करता है अटैक करने का, लेकिन वो भी पिट जाता है। लास्ट में जो सोफिया थी वो भी अटैक करने का ट्राई कर रही होती है उस डीमन पे। जो डीमन थी वो थोड़ा एकदम निराश हो रही होती है कि इतने कमजोर लोगों ने उसे यहाँ समन किया है, लेकिन जो सोफिया थी वो उसके पीछे अचानक से आ जाती है और हीरो की ताकत को यूज करती है जो कि एंटी ग्रेविटी होता है और उसका वजन इतना ज्यादा बढ़ा देती है कि वो सीधा जमीन पे आके गड़ चुकी होती है। फिर जो कू थी वो अपने फायर ब्लास्ट उसके ऊपर अटैक करती है और वो डीमन कहीं भी नहीं भागती है, लेकिन जैसा इन्होंने सोचा था वैसा होता नहीं है। वो जो डीमन थी पूरा का पूरा फायर एनर्जी कू का अब्सॉर्ब कर लेती है और फिर वही फायर एनर्जी कू पे मार देती है, जिससे कू का भी हालत खराब हो चुका होता है। अब लास्ट में सिर्फ ब्लेड उसके सामने बचा हुआ था, जिसे देख के वो बोलती है कि तुम वैसे भी मेरे को बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर लग रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा कुछ बाल भी बाका कर पाओगे। लेकिन जो ब्लेड था वो अपने तलवार को कवर बिना हटाए उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो जो डीमन थी वो उसको डॉज तक नहीं करती है और बोलती है कि ये अटैक सच में बहुत ही कमजोर था। लेकिन जो ब्लेड था उसका मजाक उड़ाता
जाता है और बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, जिसपे वो चिढ़ जाती है और बोलती है मुझसे लड़ना है तो सीरियस होकर लड़ो, और इतनी जोर से फेंकती है ब्लेड को कि वो सीधा बैरियर से जाके टकराता है। लेकिन फिर भी जो ब्लेड था वो वापस आके उस डीमन से लड़ता है। इसी लड़ाई के बीच में जो कॉलेज के द्वारा दी गई तलवार थी ब्लेड को, वो भी टूटने लग जाती है। इसलिए मौका मिलते ही जो अर्नेस्ट थी, जिसके पूरे कपड़े अब जल चुके थे, वो उसे अपना तलवार फेंकती है और बोलती है कि मेरे तलवार से लड़ो। तो ब्लेड उसे कैच करता है और बोलता है उसके अंदर के फ्लेम डीमन को कि अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो जो फ्लेम डीमन था वो बोलता है कि क्योंकि अर्नेस्ट ने ही तुम्हें मुझे दिया है तो मैं टेम्पररी तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। और इसी के साथ जो ब्लेड था वो अपनी 30% एनर्जी बढ़ाने लग जाता है और पूरी जो एनर्जी थी उस तलवार को देने लग जाता है, जिसपे वो फ्लेम डीमन भी बोल देता है कि अरे तुम इतनी ज्यादा शक्तियां मुझे दोगे तो मैं भी मारा जा सकता हूँ। और ये सारा जो सीन था वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर दिखा रहा था ब्लेड को, और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी फुल ताकत का यूज करना चाह रहा है। उसी अटैक को सीधा जाके जो ब्लेड था वो मार देता है मारिया के जो डीमन थी उसके ऊपर, और इस अटैक को भी वो डॉज करने लग जाती है और उसे लग रहा होता है कि वो बच जाएगी, लेकिन ये अटैक उसके ऊपर हावी पड़ जाता है और ब्लेड स्वैग से बोलता है कि तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया था ना, अब मरो। जिसके बाद वहाँ हमें बहुत ही तगड़ा एकदम ब्लास्ट दिखाया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ब्लेड था उसकी आंखें खुलती है मेडिक के सामने और उसके सारे शरीर पे पट्टी लगे हुए होते हैं। जो मेडिक थी उसे हक कर लेती है और बोलती है कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम जिंदा बच गए हो, ये तो अच्छी बात है कि तुमने 30% एनर्जी का ही यूज किया था। जिस पे ब्लेड उसे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अभी जिंदा हूँ तो यही इंपॉर्टेंट है। फिर हमें बताया जाता है कि वो जो डीमन थी वो ब्लेड के अटैक के द्वारा मारी नहीं गई थी। दरअसल यहाँ पे वो अब उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो ब्लेड से ताकतवर नहीं है, इसलिए वो नॉर्मली मारिया के बॉडी को अच्छी तरीके से यूज करने दे रही थी और उसने अपने पूरे कपड़े भी पहन लिए थे। फिर जो ब्लेड था वो उससे जाके मिलता है, जिसपे वो उसे उसके ओरिजिनल नेम से बुलाती है, यानी कि ग्रेट हीरो। तो ब्लेड उसका मुंह बंद कर देता है और वो बोलती है कि अच्छा तो मुझे लगा ही था कि तुम ग्रेट ही हीरो हो, और क्या मतलब कि यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि तुम ग्रेट हीरो हो। तो ब्लेड बोलता है कि नहीं, और प्लीज मैं चाहता हूँ कि ये बात तुम किसी को भी ना बताओ। फिर जो ब्लेड था वो किंग के पास चला जाता है, जहाँ पे जो किंग था वो उसे बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मारिया के अंदर वो डीमन थी, और ये जानते हुए भी मैंने उसे यहाँ पे एडमिशन दिया है, और कहीं ना कहीं वो जो डीमन है वो डीमन लॉर्ड से रिसेंबल करती है, तो उसके सारे एक्शंस को तुम्हें अच्छी तरीके से वॉच करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है मारिया के डीमन का सीन, जहाँ पे वो इधर उधर बहुत ही ज्यादा ओपन हो गई थी लोगों के बीच में। सारे जो लोग थे वो असल में यहाँ मारिया के डीमन को माओ बोल के बुला रहे थे। फिर जो अर्नेस्ट थी वो ब्लेड से बात करते हुए इसके बारे में बोल रही होती है कि मुझे कहीं ना कहीं चिंता हो रहा है कि इसके अंदर जो मारिया है वो कहीं गायब ना हो जाए, क्योंकि यहाँ सामने जो डीमन है वही इस जगह को पोजेस कर ली थी। जो डीमन थी उसे ह्यूमन वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा एकदम पसंद आ रहा था, इसलिए वो इसमें घुलना मिलना भी चाह रही थी। इसी तरीके से रात हो चुकी होती है और ब्लेड जो था वो कू को सुला रहा होता है, लेकिन अचानक से वहाँ जो डीमन थी यानी कि माओ वो आ जाती है और उसे बोलती है कि मैंने सुना है इन सारी लड़कियों से कि कोई डेट नाम की भी चीज है, तो चलो मेरे साथ। जो ब्लेड था वो उसे मना करता ही है, लेकिन वो उसे जबरदस्ती उड़ा के लेके चल जाती है। फिर जो वो माओ थी वो बातों बातों में ही ब्लेड को बताती है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वो 5 साल की है और अभी तक उसने कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड में आके उसे एक्सप्लोर नहीं किया है, इसलिए वो जब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक वो लड़ नहीं लेती है ग्रेट हीरो से। तो जो ब्लेड था उसे बोलता है कि अभी मैं अपने फुल पावर को यूज नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। फिर जो माओ थी वो मारिया के बारे में बताती है इसे कि जो मारिया है वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा एकदम टॉर्चर सहते आई है। जो ह्यूमंस थे वो उसे एक्सेप्ट नहीं किया करते थे, बस उसे एक्सेप्ट किया करती थी उसकी मॉम, और कुछ समय बाद वो भी मारी गई। वो इतना ज्यादा इसके बाद कमजोर हो गई थी कि मैंने सोचा कि मैं इसके कंट्रोल ले लूं, लेकिन उसने सही समय पे वो सारे ब्रेसलेट्स पहन लिए। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग सारे दोस्तों को एक जगह बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे एक अलग सा अनजान लड़का आया हुआ रहता है और वो इन सभी को बता रहा होता है कि अगर जो माओ है वो कहीं गई नहीं तो जो मारिया हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तो ये सारे लोग बोलते हैं कि तुम आखिरकार हो कौन। तो वो लड़का बताता है कि मैं असल में मारिया का दोस्त हूँ, और जिस ब्रेसलेट की बात तुम लोग कर रहे हो जिसकी वजह से ये जो माओ है वो बाहर नहीं आ पा रही थी मारिया से, वो ब्रेसलेट असल में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। तो इस चीज को सुनकर सारे लोग उत्सुक हो जाते हैं कि आखिरकार इस रिकॉर्डिंग डिवाइस में क्या रिकॉर्ड हुआ होगा। तो वो लड़का बोलता है कि अगर तुम लोग मुझे इजाजत दो तो मैं उसे पता करवा सकता हूँ, जिसके लिए जो माओ थी वो भी तैयार हो जाती है। फिर एक जगह पे जाके वो जो लड़का था उस नेकलेस पे थोड़ा बहुत अपना स्पेल पड़ता है, जिसके बाद ही वो जो ब्रेसलेट था वो एक्टिवेट हो जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि उस ब्रेसलेट के अंदर असल में जो डीमन किंग था उसने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया था। जो सारे ह्यूमंस थे उन्होंने तो पहली बार डीमन किंग को देखा था, लेकिन जो ब्लेड था उसके लिए आम बात थी। जो डीमन किंग था वो सामने आके बोलता है कि माओ और मारिया मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। दरअसल यहाँ पे मैंने कुछ समय पहले एक गलती कर दी थी। जब भी कोई डीमन ह्यूमंस के साथ मेट करता है तो उनके साथ जो संतान पैदा होती है वो हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन होती है, जिसकी वजह से उस इंसान के दो पहलू बन जाते हैं, और अगर उसके अंदर की जो डीमन है उन्होंने कब्जा कर लिया ह्यूमन के ऊपर तो जो ह्यूमन है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। और अगर माओ यहाँ खुद से नहीं जाती है तो मारिया हमेशा के लिए गायब हो सकती है। हमें इस बात से पता चल सकता है कि जो डीमन किंग है उसकी जो बेटी है वो असल में माओ और मारिया है। हमें इन्हीं बातों के बीच में जो मारिया थी उसे कहीं अंधेरे में डार्क में बैठे हुए भी दिखाया जाता है, जो कि एकदम डरी और सहमी हुई थी। जो डीमन किंग था वो माओ को बोलता है कि मैं जानता हूँ बेटी तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो, लेकिन मैं यहाँ ये भी चाहता हूँ कि जो मारिया
मारिया और माँ तुम दोनों वो मिल बांट के इस बॉडी को शेयर करो। मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि कोई एक जो बेटी है मेरी वो पूरी तरीके से गायब हो जाए। इन सारी बातों को सुन के जो माँ थी वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार अपने डैड को देखा था। और वो इन सारे लोग की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे दरअसल यहाँ से अभी जाना है। मैं माफी चाहती हूँ। चाहती हूँ कि तुम सभी यहाँ मारिया का नाम चिल्लाओ। तो सारे लोग वैसा ही करते हैं, जिसकी वजह से जो माँ थी वो गायब होने लग जाती है और मारिया इनके सामने आने लगती है। जो सारे लोग थे वो मारिया को बहुत ही ज्यादा एकदम समय से वेट कर रहे थे, इसलिए वो भी खुश होते हैं। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं माँ की भी याद आ रही होती है। लेकिन हमें अगला सीन में दिखाया जाता है कि जो मारिया है उसके साथ जो ब्लेड है वो फाइट करने वाला है, और जैसे ही ब्लेड उससे फाइट करने वाला होता है तो माँ उसका कंट्रोल ले लेती है और इन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी फाइट होती है। इसका मतलब यही है कि अब ये दोनों भी साथ में मिलके एकदम रहेंगे। फिर थोड़ा समय बीतता है और हमें किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मार्केट के अंदर कू, अर्नेस्ट, सोफिया और ब्लेड घूम रहे होते हैं। जो कू थी वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने बहुत समय बाद पुडिंग खाया होता है, और ब्लेड उसे घुमाते हुए थोड़ा बहुत इरिटेट हो रहा है, क्योंकि कू बहुत ही ज्यादा बोल रही होती है। ये लोग एक जगह पहुंचते ही हैं कि इन्हें दिखता है कि इनके रास्ते के बीच में एक पूरी ट्रॉली जो है वो फंस चुकी है, और उसको हटाने का काम एक लड़की कर रही है। तो जो अर्नेस्ट थी वो उन्हें बोलती है कि क्या हम आपकी हेल्प कर दें। इसी बीच में उन्हें पता चलता है कि ये जो लड़की है वो तो एक सेंटियोर है, और अर्नेस्ट जो थी वो उसे पहचान जाती है, क्योंकि ये लड़की काफी फेमस वॉरियर थी। और जो ब्लेड था वो भी उसे पहचान जाता है और उसे उसके नाम से बुलाता है, जिससे वो लड़की ब्लेड को पहचानते हुए बोलती है कि हे ग्रेट हीरो। तो ब्लेड उसका जाके मुंह पकड़ लेता है और बोलता है कि यहाँ कोई भी नहीं जानता कि मैं असल में ग्रेट हीरो हूँ, तो प्लीज ये चीज मत बताओ। इन दोनों को इस तरीके से देख के अर्नेस्ट बोलती है कि कहीं तुम जानते तो नहीं हो एक दूसरे को। तो ब्लेड बोलता है कि हाँ जानते तो हैं, लेकिन यहाँ बात थोड़ी लंबी है। इसके बाद जो ब्लेड था वो बोलता है कि यहाँ आखिरकार ये जो थैला फंस गया तुम्हारा, उसे निकालने में हम तुम्हारी मदद कर दे। जो कू रहती है वो भी बोलती है कि हाँ मैं हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी, क्योंकि हम जो ड्रैगन्स होते हैं वो वजन उठाने में बहुत ही अच्छे होते हैं। ये सारे जो लोग हैं वो मिलके उसका हेल्प कर देते हैं। और जो ब्लेड था वो सोच रहा होता है कि इतना सारा जो सामान है किस बेवकूफ ने यहाँ फंसवा दिया होगा। लेकिन कुछ समय बाद ब्लेड को पता चल जाता है कि ये सामान असल में किंग का होता है, और ब्लेड बोलता है कि मैंने इस बेवकूफ के लिए यहाँ पे इतनी मेहनत की। जो वो सेंटियोर थी वो किंग के सामने झुक जाती है और बोलती है कि मैं आपका सामान लेके आ चुकी हूँ। फिर जो किंग रहता है वो बोलता है कि मुझे बहुत ही खुशी हो कि तुम यहाँ पे आई हो, और मैं तुम्हें आज एक और नया टास्क देना चाहता हूँ। दरअसल यहाँ जो क्लासरूम फॉर हीरोज है उस स्कूल की तुम टीचर बनने वाली हो। तो जो अर्नेस्ट और ब्लेड थे वो शॉक्ड हो जाते हैं, जिसपे किंग बोलता है कि तुम इतने शॉक क्यों हो रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये जो लड़की है वो बहुत ही तगड़ी एकदम वॉरियर है। तो ब्लेड बोलता है कि हाँ ये वॉरियर तो बहुत ही अच्छी है। फिर जो सेंटियोर थी वो बोलती है कि आपने जो कहा है वो मैं उसे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मन ही मन में थोड़ा शर्मा रही थी कि वो ग्रेट हीरो को जाके टीच करने वाली है। और ब्लेड उसे देख के समझ जाता है कि कहीं ना कहीं जाके ये उसका पोल खोल देगी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और वो जो सेंटियोर थी वो पहुंच चुकी होती है इन सभी के स्कूल में, जहाँ पे सारे बच्चों को इकट्ठा किया गया होता है, और उस सेंटियोर थोड़ा बहुत अपना डेमोन्स्ट्रेशन देने वाली होती है। सारे बच्चे देखते हुए मन में सोच रहे होते हैं कि ये असल में लड़की कर क्या लेगी, ये तो बहुत ही कमजोर लग रही है, ये हमें सिखाएगी क्या। लेकिन जो सेंटियोर थी वो अपनी ताकत का नमूना इनके सामने दिखाती है, और एक के बाद एक बहुत सारे जो स्टील के ब्लॉक्स होते हैं उन सभी को मेल्ट करके रख देती है। जो सारे लोग थे उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है, और वो लोग मन में सोच रहे होते हैं कि ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा एकदम पावरफुल है। इन सारे ब्लॉक्स को मेल्ट करने के बाद जो सेंटियोर थी सांस लेती है और बोलती है कि चलो अब मैं थोड़ी तरोताजा हो चुकी हूँ, तो मैं तुम सभी क्लास लेने के लिए तैयार हूँ। जो अर्नेस्ट थी वो बोलती है कि आप सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, कहीं आप जनरल तो नहीं हो। जिसपे जो सेंटियोर थी वो बोलती कि हाँ मैं जनरल हूँ आर्मी की। तो इस चीज को सुन के सारे जो लोग थे उन सभी के सामने उसका दबदबा बन जाता है, लेकिन फिर भी वो जनरल बोलती है कि अरे नहीं, फिर भी मैं बहुत ही कमजोर हूँ ग्रेट हीरो के सामने। तो इस चीज को सुनने के बाद ब्लेड उसे थोड़ा बहुत इशारे करके शांत करने को करता है। जो अर्नेस्ट थी वो बोलती है कि क्या तुम ग्रेट हीरो के साथ भी काम कर चुकी हो। जिसपे वो बोलती है कि हाँ मैं कर चुकी हूँ। और अर्नेस्ट फिर ब्लेड की तरफ देखती है और बोलती है मन में सोच के कि आखिरकार ये जो ब्लेड है वो नॉर्मल सा बच्चा है, और एक जनरल से इसकी दोस्ती कैसे हो सकती है। कहीं ना कहीं जो अर्नेस्ट है उसे थोड़ा बहुत शक हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग ब्लेड को देखते हैं जो कि कू को नहला रहा होता है। दूसरी तरफ जो डियोर्ने थी यानी कि वो सेंटियोर, वो भी मसाज ले रही होती है और उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। उसे मसाज देते हुए सारी जो स्कूल की लड़कियां थी वो कहीं ना कहीं जानना चाह रही होती है कि उसका क्या रिश्ता है ब्लेड से, और ब्लेड के बारे में इतना कैसे वो जानती है। जिसपे वो बात ढकते हुए बोलती है कि अरे नहीं, ब्लेड को तो मैं बस उसी समय मिली थी। तो वो लोग बोलती है कि नहीं, तुमने तो उस समय कहा था कि ब्लेड को तुम लंबे समय से जानती हो, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। और यहीं पे लड़की फंस जाती है। दूर से जो ब्लेड था वो भी इन सारी बातों को सुन रहा था, और वो समझ चुका था कि उसका जो पोल है वो खुल सकता है। इसलिए वो तेजी से जाता है और गर्ल्स के बाथरूम में घुस जाता है और बोलता है कि हे तुम सभी ये क्या बकवास कर रही हो। तो सारी लड़कियां एकदम निराश हो जाती है और बोलती है कि हे यार, यहाँ पे तो इसका पोल खुलने ही वाला था। लेकिन फिर भी वो जो सेंटियोर थी वो थोड़ा कुछ बोलती है। फिर वो बताती है कि जब मैं मिली थी ब्लेड से तब वो सिर्फ 5 साल का था। फिर भी जो ब्लेड था उसे शांत करवाना चाह
रहा था तो पीछे से जो माओ थी वो उसे रोक लेती है और बोलती है कि मैं ब्लेड के बारे में और भी जानना चाहती हूँ। फिर वो सेंटियोर बताना शुरू करती है कि जब ब्लेड उसे मिला था तो वो एकदम जंगली बच्चे की तरह था, उसे तो बोलना तक नहीं आता था। उसने मेरे को पहले नजर में एक घोड़ा समझ लिया था, लेकिन समय के साथ चीजें चेंज होती गई और आगे चल के मैं ग्रेट हीरो की असिस्टेंट बन गई। इस चीज को सुनने के बाद हमें पता चलता है कि दरअसल यहाँ पे जो सेंटियोर थी वो ग्रेट हीरो के बारे में स्टोरी सुना रही थी और ब्लेड के बारे में नहीं। और ब्लेड को डर लग रहा होता है कि कहीं सारे लोगों को शक ना हो जाए कि वो ग्रेट हीरो जो है वो ब्लेड ही है और वो सोफिया के पीछे पानी में छुपा हुआ रहता है। तो सोफिया उसे बोलती है कि डरो नहीं, यहाँ किसी को भी शक नहीं है कि तुम ही ग्रेट हीरो हो। तो ब्लेड बोलता है कि अरे ऐसा बात नहीं है, मुझे देखते ही आखिरकार माओ ने बता दिया था कि मैं ग्रेट हीरो हूँ। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग अर्नेस्ट को ब्लेड के साथ घूमते हुए देखते हैं मार्केट में, जहाँ पे अर्नेस्ट पूछ रही होती है ब्लेड से कि आखिरकार जो सेंटियोर है वो क्या खाती है। तो ब्लेड उसे बताता है कि उसे कैबेजेस बहुत पसंद है। इसी बातों बातों के बीच में अचानक से ही जो फीनिक्स बर्ड रहती है वो इनके ऊपर से गुजरती है और अर्नेस्ट उसे पहचान लेती है। तो ब्लेड उसे पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। तो अर्नेस्ट बताती है कि ये जो बर्ड्स है वो बहुत ही लेजेंडरी है और हमारे सिटी में सिर्फ ये 5 ही हैं। उतने देर में वो जो बर्ड थी वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है और इधर उधर तबाही मचाना शुरू कर देती है, जिसे देखते हुए ब्लेड तुरंत ही अर्नेस्ट को बचाता है, जिससे वो अर्नेस्ट जो थी वो भी इंजॉय कर रही होती है। लेकिन अर्नेस्ट जैसी देखती है कि उन पर मुसीबत आ रही है तो वो तलवार निकालती है। उस तलवार की खनखनाहट से ही वो जो फीनिक्स थी वो डर जाती है और एकदम उड़ के यहाँ से चली जाती है। सारे जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा शॉक थे, क्योंकि आमतौर पर जो फीनिक्स है वो ह्यूमंस पे हमला नहीं करती है, लेकिन ये बहुत ही अजीब था क्योंकि ह्यूमंस के ऊपर उसने असल में हमला ही नहीं किया था। वो लोग तो बस एक टांगे को तोड़ के चले गए थे। उस टांगे को देख के जो ब्लेड था वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें किंग का हाथ है। फिर तुरंत ही ये जो दोनों थे वो तेजी से पहुंच जाते हैं किंगडम के पैलेस के अंदर और किंग का गेट खटखटाते हुए जो अर्नेस्ट थी गुस्सा से पूछती है कि अब हम यहाँ पे जल्द से जल्द बता दो कि तुम क्या छुपा रहे थे। तो किंग ऐसे एक्ट करता है कि आखिरकार क्या छुपा रहा था मैं। तो ब्लेड उसे बोलता है कि कोई भी फायदा नहीं है छुपाने का, तुम हमें बताओगे कि दरअसल जो फीनिक्स बर्ड है वो उस टांगे पे हमला क्यों कर रही थी। तो किंग बोलता है कि अरे वो दरअसल यहाँ हमने उनके थोड़े अंडे ले आए थे। तो ब्लेड गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि इतनी बड़ी बेवकूफी कौन करता है, तुम फीनिक्स बर्ड के अंडे लेके क्यों आ गए, तुमने तो यहाँ पे बर्ड के अंडे ही चुरा लिए। तो जो किंग था वो बोलता है कि अरे मैंने चुराए थोड़ी ना, मैंने तो उधार लिए हैं, मैं उन्हें लौटा दूंगा। जिस चीज को सुन के ये दोनों और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन्हें इस तरीके से गुस्सा होते हुए देख के जो किंग की असिस्टेंट थी वो उसे बोलती है कि हे अब इतना ज्यादा इन्हें तंग मत करो, इन्हें सच्चाई बता दो। तो जो किंग था वो बताता है कि दरअसल यहाँ पे जो फीनिक्स होते हैं उन सभी के जो एग्स थे उन्हें एक सर्टेन लेवल पे रख के रखा जाता है और जैसे ही सूरज की किरण उन पे रखती है तभी जाके वो हैच होते हैं। और ये जो फीनिक्स बर्ड थे ये थोड़े नौसिखिए लग रहे थे मुझे, इन्होंने एकदम गलत जगह पे अपना नेस्ट बनाया हुआ था, इसलिए मैं तो इनकी मदद कर रहा था इनके अंडे को थोड़ा इधर उधर करके। फिर जो किंग था वो इन्हें बोलता है कि अब यहाँ पे तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस बर्ड के जो अंडे हैं उन्हें अच्छी तरीके से हैच करवाओ। जिस पे अर्नेस्ट बोलती है कि आखिरकार हमारे पास समय कितना है। तो किंग बताता है कि कल तक। तो ये दोनों तैयार हो जाते हैं और इन्होंने अपने सारे दोस्तों को बुला लिया होता है और उन सभी को बता रहे होते हैं कि उनका असल में काम क्या है। फिर हमें कैसल का सीन दिखाया जाता है जिसके ऊपर वही 2 फीनिक्स उड़ रहे होते हैं। वो दरअसल जो अपना अड्डा था वो उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन इन्होंने थोड़ा अलग प्लान बनाया था। ये लोग एक लिफ्ट की तरह बनाते हुए उस एग को एक सर्टेन लेवल पे लेके चले जाएंगे, तब तक ये लोग फीनिक्स का जो ध्यान है वो बटाएंगे। फिर जो ब्लेड था वो उन सभी को बोलता है कि तुम सभी को एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, तुम लोगों ने तो ड्रैगन तक को हरा दिया था, वो तो सिर्फ फीनिक्स है। तो सारे लोग बोलते हैं कि हमें तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो जो ब्लेड था वो बोलता है कि लेकिन मुझे तुम सभी पे कॉन्फिडेंस है। तो सारी लड़कियां इस चीज को सुन के खुश हो जाती हैं। इसी के साथ सारे जो लोग थे वो मिलके उन सारे फीनिक्स को रोकने लग जाते हैं। जितने भी बैलगाड़ी आसपास से आ रहे थे वो उन सभी को तोड़ रहे होते हैं, जिस चीज को ये लोग रोक रहे होते हैं। जो फीनिक्स था वो बहुत ही ज्यादा एकदम ओवर पावर हो चुका था। एक समय पे तो इन लोगों ने उसे बांध दिया था और ऐसा लग रहा था कि वो कंट्रोल हो चुका है, लेकिन वो अपनी फुल एनर्जी का यूज करते हुए रस्सी के साथ साथ घर को भी आसमान में उड़ा देता है, जिस चीज को देख के ये लोग और भी ज्यादा एकदम डर जाते हैं और बोलते हैं कि हमें लगा नहीं था कि ये इतनी ज्यादा एकदम बड़ी बात होगी। ये लोग बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके थे। तो ब्लेड उन्हें बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, उस घर के लटके होने की वजह से वो थोड़ा स्लो हो चुका होगा। फिर जितने भी घायल लोग थे उन सभी की हेल्प की जा रही थी। ये लोग थोड़ा देर सांस ही लेते हैं कि उतनी देर में लाल वाली जो फीनिक्स बर्ड थी वो इनके ऊपर हमला कर देती है। तो जो कू थी वो बीच में आती है और बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसे संभाल लूंगी। और वो अपने फायर ब्लास्ट उसके ऊपर करती है, लेकिन इससे भी फीनिक्स को कुछ नहीं होता है। तो जो ब्लेड था वो मारिया की तरफ देखता है और बोलता है कि जल्द से जल्द अपना जो डीमन माई है उसे बाहर निकलाओ। तो जो मारिया थी वो वैसा ही करती है और माओ को बाहर लेके आ जाती है। तो जो माओ थी वो एक बहुत ही तगड़ा जो थंडर शॉक था उस फीनिक्स को दे मारती है, लेकिन इससे भी उस फीनिक्स को कुछ नहीं होता है। फिर इसके बाद जो अर्नेस्ट थी वो भी आती है और अपने बीस्ट फॉर्म को एक्टिवेट करते हुए उन सारे फीनिक्स को रोकने की कोशिश करती है। इन सारे लोगों की मेहनत पूरा शाम तक चलती है और वो सर्टेन टाइम आ चुका होता है जहाँ पे अंडा अब हैच होने वाला होता है। इन सभी का काम बस इतना ही था कि वो लोग उन सारे फीनिक्स को एंगेज करके रखें। फिर प्लान के हिसाब से इन्होंने वो अंडा एकदम आसमान में जाके रख दिया होता है। उन सारी मेहनत को देख के जो ब्लेड था उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता है कि अब हमारा मेहनत सफल होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे उस लिफ्ट का यूज करते हुए लोग अंडे को ऊपर ले जा रहे होते हैं तो वो जो अंडा था वो एक जगह जाके रुक जाता है। इस चीज की वजह से जो अर्नेस्ट थी वो बोलती है ब्लेड को कि हमें
जल्द करना होगा वरना वो फीनिक्स उस अंडे को लेके चली जाएगी। तो जो ब्लेड था वो बोलता है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। उसे अपने पुराने समय याद आने लगता है कि किस तरीके से उसके भी साथी उस पर भरोसा करते थे लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया था। जिसपे जो अर्नेस्ट थी वो बोलती है कि तुमने कहा था ना कि तुमको हम पे भरोसा है, इसलिए तुम जल्द से जल्द जाओ, हम यहाँ मामला संभाल लेंगे। जिसके बाद जो ब्लेड था वो एकदम दीवार पे चढ़ना शुरू करता है लेकिन उसे थोड़ा एकदम तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो ग्रेट हीरो के पावर यूज नहीं कर पा रहा होता है। तो उसी बीच में जो सेंटियोर थी वो आ जाती है और बोलती है कि मास्टर मैं यहाँ आ चुकी आपकी हेल्प करने के लिए। इस चीज को देख के जो ब्लेड था वो मन में सोच रहा होता है कि जब मैं ग्रेट हीरो हुआ करता था तब मेरा कोई भी दोस्त नहीं हुआ करता था, लेकिन इस जिंदगी में मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं। और वो सेंटियोर को भी बोलता है कि तुम भी मेरी दोस्त हो। इसी के साथ ये लोग अंडे के पास पहुंच जाते हैं। फिर जो ब्लेड था वो उस अंडे को उठाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो अंडा सच में बहुत ही भारी होता है, जिसपे सेंटियोर भी उसकी हेल्प करती है और ये लोग मेहनत करके उस अंडे को सीधा टॉप पे लेके आ चुके होते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद ये लोग बहुत ही थके लग रहे होते हैं लेकिन जो किंग था उसने तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं की थी। तो वह हंसते हंसते बोलता है कि तुम कांग्रेचुलेशंस, तुम लोगों ने काम कंप्लीट कर दिया है। फिर वो जो फीनिक्स था वो अपने अंडे को देख के यहाँ पे आना शुरू हो जाता है, जिसको देख के किंग बोलता है कि अब मेरा समय आ चुका है कि मैं इसे सामना करूंगा। और एकदम फिर वो एक जगह दीवार पे चढ़ के मंतर वंतर जपना शुरू कर देता है। तो ब्लेड उसके पास आता है और उसे खींचते हुए बोलता है कि हे पागल तो नहीं हो गया है, वो एक हवा मारेगी तू एकदम उड़ जाएगा। उतने देर में किंग को होश आता है और वो देखता है कि जो फीनिक्स है वो सच में बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। तो समझ जाता है कि वो ये चीज नहीं कर सकता है। जो ब्लेड था वो तुरंत ही अंडे को ले जाने की ट्राई करने लगता है क्योंकि वो उस फीनिक्स को यहाँ से अंडा ले जाने नहीं दे सकता है। तो उसकी मदद करने के लिए बीच में सोफी आ जाती है और वो टाइम को रोक देती है और वो बोलती है कि मैं ये चीज सिर्फ 5 सेकंड के लिए कर सकती हूँ। तो ब्लेड बोलता है कि इतना समय काफी है और इसके बाद वो अपने तलवार से एक जोरदार अटैक उस फीनिक्स के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो फीनिक्स फाइनली थोड़ी डैमेज होती है और वो जमीन पे जाके गिर जाती है। फिर हमें अंडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टाइम हो चुका होता है उसके हैच होने का और वो अंडा पूरी तरीके से हैच होते हुए उसके अंदर से पक्षी निकल चुके होते हैं। और सच में ये दोनों जो फीनिक्स के बच्चे थे वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। इन दोनों को देख के ब्लेड बोलता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया कि अंडा भारी क्यों था, इसके अंदर दो बच्चे थे। फिर वो दोनों बच्चे ब्लेड की तरफ देखने लग जाते हैं। तो ब्लेड बोलता है कि आखिरकार ये लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं। तो जो सोफी थी उसे बताती है कि इन्होंने पैदा होते ही तुम्हें देख लिया है, इसका मतलब ये अब तुम्हें पेरेंट्स समझेंगे। तो जो अर्नेस्ट थी वो बोलती है कि अब ये क्या हो गया, यहाँ पे अब 2 लोग और इसके गुलाम बन गए। फिर हमें कुछ मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों जो पक्षी थे वो असल में अर्नेस्ट और ब्लेड को लेके आसमान में उड़ रहे होते हैं और इन दोनों को देख के इन दोनों के जो पेरेंट्स थे वो भी खुश थे। इसका मतलब यहाँ पे ये जो दोनों पक्षी हैं वो अच्छी तरीके से एकदम घुल मिल चुके हैं और अब ब्लेड के पास 3 बच्चे आ चुके हैं। इसी के साथ यहाँ पे इस एनिमे का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है और इसका सेकंड पार्ट और भी ज्यादा एकदम ओपी है। उसके अंदर बहुत सारे हमें फाइट सीन्स भी देखने उनको मिलने वाले हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग लाइक टारगेट जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें जो कि है 2500। तब तक के लिए बाय।